डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। किंगशू संप्रदाय में नींव निर्माण के चरण तक पहुंचने पर शिष्यों को संप्रदाय के विभिन्न कार्यों में भाग लेने का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। वे विभिन्न विभागों में पंजीकरण करा सकते थे और मूल्यांकन उत्तीर्ण करने पर सदस्य बन जाते थे तथा विशिष्ट कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इन विभागों में शामिल होने से अतिरिक्त लाभ भी मिलते थे। उदाहरण के लिए वांग होंग अक्सर धर्मग्रंथ टावर जाया करते थे, जहां प्रवेश द्वार पर बैंगनी वस्त्र पहने दो शिष्य, जो जैड स्क्रॉल की नकल करने का काम करते थे, धर्मग्रंथ टावर के ही सदस्य थे। हालांकि उनके जैसे कार्य समय लेने वाले थे और इसके लिए मिलने वाला पारिश्रमिक अपेक्षाकृत कम था। अन्य कई विकल्प भी थे, जैसे व्यापारिक मामलों का प्रबंधन, संप्रदाय के उद्योगों की देखरेख, संप्रदाय के लिए खुफिया जानकारी जुटाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ करना, और 4 मुख्य कक्ष: नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ। बाहरी युद्ध का प्रभार संभालने वाले इन चारों कक्षों में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी और सदस्यों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। इसके अलावा दंड कक्ष भी था, जो आंतरिक मामलों और संप्रदाय के नियमों के किसी भी उल्लंघन से निपटने के लिए जिम्मेदार था। रसायन विद्या में अपनी निपुणता के लिए प्रसिद्ध किंगशू संप्रदाय के पास पिलहॉल नामक एक शक्तिशाली विभाग था। 100 से अधिक द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के साथ पिलहॉल में 5 तृतीय श्रेणी के रसायन शास्त्री भी थे, जो अन्य संप्रदायों से कहीं अधिक थे। पिलहॉल न केवल संप्रदाय के लिए गोलियों का शोधन करता था, बल्कि अन्य संप्रदायों के लिए शोधन सेवाएं भी प्रदान करता था, जिससे किंगजू संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण आय उत्पन्न होती थी। शुरुआत से ही वांग होंग ने पिलहॉल में शामिल होने की योजना बनाई थी। अन्य साधकों की तुलना में वह अपेक्षाकृत धनी था। इसके अलावा एजोर वर्ल्ड सिटी में उसकी अपनी एक दवा की दुकान थी, जिससे रसायन शास्त्री के रूप में उसकी पहचान तर्कसंगत प्रतीत होती थी। एक कीमियागर होने के नाते उन्हें दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों तक पहुंचने के कई अवसर भी मिले, जो वास्तव में उनकी आवश्यकता थी। पिलहॉल के एक उत्कृष्ट रसायनज्ञ के रूप में वह एक सुरक्षित संपत्ति होंगे। संप्रदाय उन्हें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग उपलब्ध थे जिन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता था। हर साल मई के पहले दिन पिलहॉल एक केंद्रीकृत मूल्यांकन आयोजित करता था। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री भी पिलहॉल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन आवश्यकताएं इतनी सख्त थीं कि शिष्यों के लिए अर्हता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए मूल्यांकन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभागी प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री थे, जबकि द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री पूरे वर्ष में शायद ही कभी दिखाई देते थे। उस दिन वांग होंग भीड़ में खड़ा होकर मूल्यांकन शुरू होने का इंतजार कर रहा था। अरे, मैंने सुना है कि उन्होंने मूल्यांकन के मानक फिर से बढ़ा दिए हैं। इस बार तो पिलहॉल में प्रवेश पाना और भी मुश्किल हो गया है, भीड़ में मौजूद एक शिष्य ने शिकायत की। बिल्कुल सही। शुद्धिकरण में किसी भी प्रथम श्रेणी की गोली के लिए गोली की सफलता दर 80% तक पहुंचनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैंने पिछले साल ही आवेदन कर दिया होता। मैंने सोचा था कि एक और साल अभ्यास करने से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, लेकिन किसे पता था कि वे इस साल मानक इतने बढ़ा देंगे। अब तो मेरा आत्मविश्वास और भी कम हो गया है, उसके बगल में बैठे एक लंबे पतले शिष्य ने अफसोस जताते हुए कहा। केवल औषधिशाला में प्रवेश करके ही संप्रदाय द्वारा चुने जाने और द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ बनने का अवसर मिल सकता है। यदि तुम अपने दम पर आगे बढ़ते हो तो जीवन भर द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ बनने का सपना देखना भूल जाओ, चिंतित साधक ने कहा। कुछ लोग अब भी अपने दम पर दूसरे दर्जे के कीमियागर बन जाते हैं, लेकिन वे बहुत कम हैं, दुबले पतले शिष्य ने आगे कहा। उनमें से अधिकतर को परिवार का समर्थन प्राप्त है। मैंने सुना है कि तियांशु शिखर की तांग वान एर अपने परिवार के समर्थन से द्वितीय श्रेणी की गोलियां बना सकती हैं। बताया जाता है कि उनकी सफलता दर काफी अच्छी है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। उसे इस साल पिलहॉल मूल्यांकन में भाग लेना चाहिए, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। भीड़ में खड़े वांग होंग ने चर्चाओं को सुना और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। पता चला कि फाउंडेशन बिल्डिंग के कई शिष्य प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में पिलहॉल में शामिल होने के इच्छुक थे, क्योंकि पिलहॉल उत्कृष्ट व्यक्तियों का चयन करके उन्हें द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में प्रशिक्षित करता था। इसलिए पिलहॉल में शामिल होना द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बनने का सबसे अच्छा रास्ता था। अरे जूनियर, तुम अपरिचित लग रहे हो। क्या यह मूल्यांकन में तुम्हारी पहली भागीदारी है? वांग होंग के बगल में खड़े उभरे हुए दांतों वाले एक साधक ने बातचीत शुरू की। ये सचमुच मेरा पहला अनुभव है। क्या हमें मूल्यांकन कई बार देना होगा? वांग होंग ने कुछ उलझन के साथ पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसे एक बार पार कर दीजिए, किसान ने जवाब दिया। आगे निकले दांतों वाले उस साधक ने पहले तो कई बार मूल्यांकन में भाग लेने के अपने अनुभव के बारे में शेखी बघाड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन वांग होंग का सवाल सुनकर उसे असहजता महसूस हुई और उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। कई बार मूल्यांकन से गुजरना कोई सम्मानजनक उपलब्धि तो थी नहीं। इतनी कड़ी शर्तों के साथ बहुत कम लोग पहली कोशिश में पास हो पाते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों ने कई बार कोशिश की है, उन्होंने आगे कहा। उसी क्षण पिलहॉल के दरवाजे खुले और एक अधेड़ उम्र का विद्वान दिखने वाला फाउंडेशन बिल्डिंग का साधक बाहर निकला। प्रिय शिष्यों, इस वर्ष का पिलहॉल मूल्यांकन अब शुरू हो रहा है। कृपया कतार में लगें और क्रम से हॉल में प्रवेश करें। वांग होंग भीड़ के पीछे पीछे हॉल में दाखिल हुआ, जहां सभी लोग स्थिर खड़े थे।
मूल्यांकन सामान्य नियमों के अनुसार होगा। आपको ये निर्धारित करने के लिए लॉटरी निकालनी होगी कि आपको कौन सी गोली परिष्कृत करनी है। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के लिए गोली सफलता दर पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी बढ़ गई है, जिसके लिए इसे 80% तक पहुंचना आवश्यक है। इसी समय किंगशु संप्रदाय के बैंगनी वस्त्र पहने एक लड़की हॉल के प्रवेश द्वार से अंदर आई। अन्य लोगों द्वारा पहने जाने वाले सामान्य संप्रदाय वस्त्रों के विपरीत उसका बैंगनी वस्त्र उसके शरीर पर अधिक सुडौल लग रहा था। अंकल युआन, देर से आने के लिए मुझे खेद है। लड़की के आने से पहले उसने आगे खड़े अधेड़ उम्र के विद्वान से माफी मांगी। अरे मेरी भतीजी, तुम देर से नहीं आई हो। मुझे लगा था कि तुम इस साल नहीं आओगी। अधेड़ उम्र के विद्वान ने लड़की के भीड़ में शामिल होने का इंतजार किया और फिर दोबारा बोले, द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के मूल्यांकन मानक पिछले वर्ष की तरह ही हैं। कोई भी द्वितीय श्रेणी की गोली चुनें और उत्तीर्ण होने के लिए 20% की गोली सफलता दर प्राप्त करें। फिर उसने दिव्य चेतना को अवरुद्ध करने के लिए कपड़े में लिपटा हुआ एक लकड़ी का बक्सा निकाला। सभी लोग एक एक करके आगे आएं और लॉटरी निकालें। जिस गोली को आप परिष्कृत करना चाहते हैं उसके लिए गोली बनाने की विधि चुनें, फिर आध्यात्मिक जड़ी बूटी लेने के लिए बाईं ओर जाएं। जब लोगों ने पर्ची निकाली तो बाहर निकले हुए दांतों वाले उस किसान ने वांग हॉन्ग को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वांग हॉन्ग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। एक चौथाई अगरबत्ती जलने के समय के बाद हॉल में केवल वांग होंग और तांगवान नाम की एक महिला साधिका ही बची थी। बाकी सभी लोग लॉटरी निकालकर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए दूसरी तरफ चले गए थे। क्या आप दोनों द्वितीय स्तर के रसायन शास्त्री मूल्यांकन के लिए यहाँ आए हैं? अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुख्य रूप से वांग हॉन्ग को संबोधित करते हुए पूछा। बिल्कुल, वांग होंग ने सीधे सीधे जवाब दिया। द्वितीय स्तर के रसायन शास्त्री उन्नति मूल्यांकन के लिए आपको सूत्र तैयार करना होगा और अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटी सामग्री लानी होगी। क्या आप उन्हें लाए हैं? अधेड़ उम्र के विद्वान ने वांग हॉन्ग से पूछा। दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सस्ती नहीं थीं। यदि संप्रदाय द्वारा इन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता तो निस्संदेह प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन में भाग लेने वाले शिष्यों की संख्या में भारी वृद्धि होती, जो बिना किसी व्यक्तिगत लागत के अपनी किस्मत आजमाने की उम्मीद करते। जी हाँ, मैं इन्हें ले आया हूँ। मैं इस पौष्टिक सार की गोली को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ, वांग हॉन्ग ने कहा और जांच के लिए एक भंडारण थैली सौंप दी। ये धोखाधड़ी को रोकने के लिए था। हे, संयोग से मैं भी पौष्टिक सार की गोली को और बेहतर बनाने की योजना बना रही हूँ। चलो तुलना करके देखते हैं कि किसकी गोली की सफलता दर ज्यादा है, तांगवान एर ने बीच में कहा और साथ ही अपना स्टोरेज बैग भी उसे दे दिया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द्वितीय स्तर के कीमियागर के मूल्यांकन के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 20% की गोली सफलता दर आवश्यक है। ये न्यूनतम सफलता दर सुनिश्चित करती है कि कीमियागरी से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रथम और द्वितीय स्तर के कीमियागरों के लिए मूल्यांकन एक साथ भव्य हॉल में आयोजित किए जाते हैं। हॉल के पूर्वी हिस्से में लगभग 100 लोग खड़े हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में केवल 2 लोग हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक रसायन भट्टी रखी गई है। ये भट्टियां औषधिशाला द्वारा समान रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं और इनकी गुणवत्ता लगभग एक जैसी होती है। पिल हॉल मूल्यांकन अब शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 मौके मिलेंगे और अंतिम औसत पिल सक्सेस रेट ही परिणाम निर्धारित करेगा। मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभालने वालों में मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के अलावा नींव निर्माण के अंतिम चरण में 2 कृषक भी शामिल हैं। अधेड़ उम्र के विद्वान के आदेश पर सभी लोग केवल रसायन शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी सब कुछ की उपेक्षा करते हैं। वांग होंग सामग्री निकालता है और उन्हें व्यवस्थित करता है, रसायन विद्या की तैयारी में जुट जाता है। छोटे भाई वांग, शर्त लगाना चाहते हो? तांगवान एर ने वांग होंग से कहा। बिल्कुल नहीं, रुको, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वांग होंग हैरान है, उसे तांगवान एर की कोई याद नहीं है, तो वह उसे कैसे जानती है? बात करते करते ही उसने रसायन शास्त्र के लिए भट्टी को गर्म करने के लिए स्पिरिट चारकोल को प्रज्वलित कर दिया है। बेशक, मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरे आसपास हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सकती? तांगवान एर एक धूर्त मुस्कान बिखेरती है। बोलते समय तांगवान एर के हाथ लगातार बिना रुके चलते रहते हैं, जिससे भट्टी को गर्म करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। वांग होंग और भी ज्यादा असमंजस में है। उसे याद नहीं आ रहा कि उसके सामने किसी ने उसके बारे में बात की हो। संकेत, वह एक खूबसूरत महिला साधिका है। वांग होंग की उलझन को देखकर तांगवान एर ने उसे याद दिलाया। कृपया मुझे समझाएं, सीनियर सिस्टर तांग। वांग हॉन्ग को अभी भी याद नहीं आ रहा है और उसे ये भी याद नहीं है कि किसी महिला साधिका के साथ उसका कोई खास अच्छा रिश्ता रहा हो। अरे, एक और भुलक्कड़ और एहसान फरामोश इंसान। मेरी चचेरी बहन हर समय तुम्हारे बारे में बात करती रहती है और तुम उसे पहले ही भूल चुके हो। चूंकि तुम्हें याद नहीं है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगी। चलो, इसके बजाय अपनी शर्त के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे शर्त लगाने के लिए कब सहमति दी थी? वांग हॉन्ग ने पूछा। निरंतर अभ्यास के कारण उनकी वर्तमान द्वितीय श्रेणी की औषधि सफलता दर लगभग 20% है, जो द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के बीच काफी अच्छी है। उनका इरादा बहुत अधिक उत्कृष्टता हासिल करने का नहीं है। उनका उद्देश्य 20% औषधि सफलता दर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना और बाद में धीरे धीरे सुधार करना है। अरे, छोटे भाई वांग, डरो मत। मेरी कुशलता बहुत खराब है, इसलिए तुम आसानी से जीत जाओगे, तांगवान एर ने आश्वस्त करते हुए कहा। वांग होंग को लगता है कि शायद इसका कारण यह है कि वह उसके खिलाफ जीतना नहीं चाहता। मेरे पास दूसरे दर्जे का लायन हेड स्पिरिट मशरूम है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये लायन हेड स्पिरिट मशरूम दे दूंगा।
कैसा रहेगा? पूर्व दिशा में स्थित प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री परीक्षा क्षेत्र में कई लोग चुपके से वांग होंग और तांग वान एर की गपशप सुनते हुए रसायन विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। तांग वान एर द्वारा द्वितीय श्रेणी के लायन हेड स्पिरिट मशरूम पर दांव लगाने की बात सुनकर एक व्यक्ति का दिल जोर से धड़कने लगा। इसी अटपटेपन में एक गलती हो गई और स्पिरिट हर्ब की भट्टी जल गई, जिससे रसायन भट्टी से काला धुआं निकलने लगा। एक पूरी भट्टी को विफल करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने एक और अवसर खो दिया है। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान भटक रहा है, बल्कि वे पिछले 2 वर्षों से किसी विशेषज्ञ के माध्यम से दूसरे दर्जे की औषधि को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहे हैं। लायन हेड स्पिरिट मशरूम उन प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक है जिनकी वे खोज कर रहे हैं। लायन हेड स्पिरिट मशरूम को स्पिरिट वुड पर उगने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वुड की आवश्यकता होती है। द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वुड पर उगने के कारण ये द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी बन जाती है। यदि इसे तीसरे स्तर की आध्यात्मिक लकड़ी पर उगाया जाए तो ये तीसरे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी बन जाती है। इसके अलावा लायन हेड स्पिरिट मशरूम का स्वाद असाधारण रूप से स्वादिष्ट होता है। यही कारण है कि यह कई उत्पादकों के बीच पसंदीदा है। तो अगर मैं हार जाती हूं तो मुझे क्या देना होगा? वांग होंग अनुमान लगाती है कि वह बदले में उससे कुछ चाहती होगी। इसी तरह वांग होंग भी उस लायन हेड स्पिरिट मशरूम को लेकर उत्सुक हैं जिसका जिक्र तांग वान एर ने किया था। अगर तुम हार जाते हो तो मुझे 1 पौंड स्पिरिट बी रॉयल जेली दे देना। ज्यादा से ज्यादा आधा पाउंड। वांग होंग ने कुछ देर सोचने के बाद सुझाव दिया। आधा पाउंड स्पिरिट बी रॉयल जेली की कीमत दूसरे दर्जे के लायन हेड स्पिरिट मशरूम के बराबर होती है। सौदा। इस समय तक तांग वान एर ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी में मौजूद अशुद्धियों को पहले ही शुद्ध कर दिया है। इस शर्त को लेकर आश्वस्त, उसे बचपन से ही उसकी रसायन विद्या की प्रतिभा के लिए पहचाना जाता रहा है और उसने कबीले के भीतर औषधि बनाने की कला में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उसे रसायन विद्या में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। वांग होंग ने भी अशुद्धियों को शुद्ध करने का काम पूरा कर लिया है और औषधीय गुणों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह दवा की सफलता दर को 30% के भीतर नियंत्रित करने का निर्णय लेता है। यदि तांग वान एर की सफलता दर 30% से अधिक हो जाती है तो वह हार स्वीकार करने को तैयार है। वह मानता है कि छोटे लाभ के लिए बड़े नुकसान की कीमत चुकाना उचित नहीं है। गोली बनाने की प्रक्रिया के दौरान वह जानबूझकर अपनी तकनीक की गति को थोड़ा धीमा कर देता है, जिससे कुछ औषधीय शक्ति नष्ट हो जाती है। जल्द ही उनकी गोलियों की पहली भट्टी तैयार हो जाती है, जिससे 3 पौष्टिक सार की गोलियां बनती हैं। इस अप्रत्याशित सफलता ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो वे अनजान थे और उन्हें लगा कि वह कुछ मामूली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से ही अभ्यास कर रहा है। उन्हें उससे सफलता की इतनी अच्छी संभावना की उम्मीद नहीं थी। ये स्थिति वार्षिक पिल हॉल मूल्यांकन में आम है। कुछ लोग अभ्यास के लिए निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग करते हैं और चूंकि वे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, इसलिए वे मूल्यांकन में भाग ले सकते हैं। कौन जाने, शायद वे अनजाने में सफल हो जाएं। प्रथम श्रेणी के कुलीन रसायनज्ञ होने के बावजूद कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग डिसाइपल्स अभी भी प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में पिल हॉल में शामिल होने से हिचकिचाते हैं। पिल हॉल में प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञों का कुलीन दर्जा अपेक्षाकृत कम है। इसी कारणवश कई लोग द्वितीय श्रेणी के कीमियागर का दर्जा प्राप्त करने के बाद ही मूल्यांकन करवाना पसंद करते हैं। शीर्ष पर बैठे अधेड़ उम्र के विद्वान भी अब वांग होंग पर कुछ अधिक ध्यान देते हैं। औषधिशाला में द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों की संख्या केवल 100 से कुछ अधिक है और उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों से ही प्रशिक्षित हुए हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं के बल पर द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री के रूप में प्रवेश किया है। कुछ क्षणों बाद तांग वान एर ने भी सफलतापूर्वक 3 पौष्टिक सार की गोलियां तैयार कर लीं। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह भी उतनी ही सक्षम साबित हुई। 3 पौष्टिक सार की गोलियों को परिष्कृत करने के बाद आत्मविश्वास से भरी तांग वान एर वांग होंग पर विजयी मुस्कान बिखेरती है। वांग होंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पौष्टिक सार की गोलियों के दूसरे भट्टी को परिष्कृत करने में जुट जाता है। दूसरे भट्टी में वांग होंग और तांग वान एर दोनों 3-3 गोलियां बनाते हैं। इस समय दोनों टीमों के बीच बराबरी है और अंतिम परिणाम तीसरी भट्टी में तय होगा। पूर्वी हिस्से में, जहां प्रथम स्तर का कीमियागर मूल्यांकन हो रहा है, कुछ ऐसे साधक जिन्होंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया था, अब इस प्रतियोगिता के दर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। ये कनिष्ठ शिष्य कौन है? मैंने इस संप्रदाय में ऐसे रसायन शास्त्री के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम वांग होंग है। कुछ साल पहले वह एक गुप्त लोक से बाहर आया था। शिष्यों के उस समूह में योगदान अंकों में उसका पहला स्थान था। बाद में उसने 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की नीलामी की। दुर्भाग्य से उस समय मैं रसायन विद्या में व्यस्त था और मेरे पास जाने का समय नहीं था। तुम एक प्रथम श्रेणी की गोली तैयार करते हो और इसमें केवल 1 या 2 घंटे लगते हैं। स्पिरिट स्टोन के बिना भी तुम इतनी अच्छी तरह से बात कर सकते हो। पास में मौजूद एक परिचित साधक ने तुरंत मजाक किया। वांग होंग और तांग वान एर की पहली 2 भट्टियों पर लगाई गई शर्त, जिनमें से प्रत्येक से 3 गोलियां बनेंगी, ड्रॉ में समाप्त हुई। जैसे ही तीसरी भट्टी में गोलियों का उत्पादन शुरू हुआ, वांग होंग ने पिछली प्रक्रिया का पालन करते हुए शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करना जारी रखा। लेकिन तांग वान एर में अब प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो गई थी। अपनी तकनीक में बदलाव करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अनोखे ढंग से उपयोग किया, जिससे उसकी ऊर्जा में अचानक वृद्धि हुई। यह एक रसायन विद्या की तकनीक थी जो उसने सीखी थी, जिससे अस्थायी रूप से दैवीय चेतना को बढ़ाया जा सकता था, आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत किया जा सकता था और फलस्वरूप औषधि की सफलता दर में वृद्धि हो सकती थी। हालांकि इसके बाद उसे ठीक होने के लिए कई दिनों के आराम की आवश्यकता होगी।
इस तकनीक का उपयोग करने के बाद तांगवान एयर की गोली बनाने की गति में काफी वृद्धि हुई और उसने ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जिनका उसने पहले कभी उपयोग नहीं किया था। ये देखकर वांग होंग ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसकी हार निश्चित है, लेकिन वह इस वजह से अपनी दवा की सफलता दर नहीं बढ़ाएगा। अपने वर्तमान स्तर पर कई लोगों की नज़र में वह पहले से ही रसायन शास्त्र में एक विलक्षण प्रतिभा था। ये समझाना कि वह पहले ही 1 या 2000 द्वितीय श्रेणी की गोलियां बना चुका था मुश्किल होगा। इसके अलावा वह हार से घबराने वाला नहीं था और स्पिरिट बी रॉयल जेली, हालांकि दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, उसके क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में थी, 100 पाउंड से अधिक। पिछले कुछ वर्षों में कभी कभार कुछ साथी साधक उनसे सामान खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा बिक्री नहीं की थी, क्योंकि स्पिरिट जुजुबे के पेड़ पर उनका केवल एक ही घोंसला खुलेआम मौजूद था। अंत में तीसरी भट्टी के दौरान तांगवान एयर ने 5 गोलियां बनाई, जो वांग हॉन की 3 गोलियों से कहीं अधिक थीं। इसके साथ ही मूल्यांकन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और वांग होंग और तांगवान एयर दोनों ही पिल हॉल में द्वितीय श्रेणी के कीमियागर बनने में सफल रहे। 3 प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों ने भी मूल्यांकन उत्तीर्ण किया और आसानी से पिल हॉल में प्रवेश कर लिया। बहुत बढ़िया, मूल्यांकन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। जो लोग उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे निराश न हों, कड़ी मेहनत करें और अगले साल आपको एक और मौका मिलेगा। वांग होंग, तांगवानर, जियोजून, गाओगे, डुआनवेई रहें। बाकी लोग अब जा सकते हैं। बाकी लोग एक एक करके चले गए। उभरे हुए दांतों वाला वह साधक जिसने पहले वांग होंग से बातचीत की थी ने उसे विदाई दी और भविष्य में और अधिक बातचीत की उम्मीद जताई। मैं युआन योंग हूँ। पिल हॉल में आपका स्वागत है। आज से आप 5 पिल हॉल के रसायन शास्त्री हैं। पिल हॉल के लिए प्रति माह कम से कम 2 भट्टियों में गोलियां तैयार करें और निश्चित रूप से स्पिरिट स्टोन के रूप में मिलने वाले पुरस्कार कम नहीं होंगे। यदि आप में से कोई भी इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता तो आप अभी के अभी पिल हॉल छोड़ सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर युआन योंग कुछ देर के लिए रुक गया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हमारे औषधिगृह के गुरु से मिलवाऊंगा। यदि तुम गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सको तो ये तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे आगे चलते हुए युआन योंग उन 5 को 5वीं मंजिल पर ले गया। एक दरवाजे के सामने खड़े होकर युआन योंग ने आदरपूर्वक कहा, मास्टर मेई, मैं इस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 5 को लेकर आया हूँ। क्रीक, युआन योंग के सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर आएं। अंदर से एक मधुर महिला की आवाज गूंजी। युआन योंग वांग होंग और अन्य लोगों को कमरे में ले गया। अंदर 30 या 40 वर्ष की एक महिला चाय के बर्तनों को व्यवस्थित कर रही थी और फिलहाल खुद ही स्पिरिट बना रही थी। कृपया बैठ जाए, महिला साधिका ने अपने सामने रखी कई कुर्सियों की ओर इशारा किया। समूह के सभी सदस्य सावधानीपूर्वक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अब तक स्पिरिट तैयार हो चुकी थी। महिला ने उसे 7 छोटे कपों में डाला और फिर उनमें से 6 कप बड़ी खूबसूरती से प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखी छोटी मेज पर पहुंच गए। ये लिंगशियाओ शिखर की क्लाउड मिस्ट चाय है। ये दुर्लभ है, इसकी कटाई हर 30 साल में केवल एक बार होती है और हर बार केवल 4 औंस ही प्राप्त होती है। इसे एक बार जरूर आजमाएं। धन्यवाद, सीनियर मेई। उन 6 ने एक साथ आभार व्यक्त किया। यहाँ तक कि गोल्डन कोर के साधक भी समझ गए थे कि यह चाय असाधारण थी। वांग होंग ने प्याला होठों तक लाया और एक घूंट लिया। चाय सुगंधित थी, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सा एहसास था। ऐसा लगा जैसे इसे पीने के बाद दैवीय चेतना की थकान दूर हो जाती है, हालांकि उसे लगा कि यह उसके अपने अंतरिक्ष में उगाई गई आध्यात्मिक चाय से थोड़ी कमतर है। अपनी गुप्त तकनीक के कारण थकावट महसूस कर रही तांगवान एयर ने एक कप पानी पीने के बाद कुछ स्फूर्ति प्राप्त कर ली। शानदार चाय, मैंने दुनिया में इतनी अच्छी चाय की उम्मीद नहीं की थी। युआन योंग ने एक घूंट लेने के बाद प्रशंसा की, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा महसूस कर रहा था या केवल प्रशंसा कर रहा था। पिछली गुप्त अवस्था के खुलने के दौरान अंदर एक क्यू लॉन्ग चाय थी। इसकी गुणवत्ता इस क्लाउड मिस्ट चाय से भी बेहतर थी। गुप्त अवस्था के खुलने पर इसे हर बार लगभग 1 या 2 बार काटा जा सकता है। मूल रूप से मैंने 2 ची साधना शिष्यों को इसे इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन किसी तरह किसी ने पूरे चाय के पेड़ को ही उखाड़ दिया। मास्टर मेई ने खुलासा किया, उनके आमतौर पर शांत चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। मास्टर मेई के स्वभाव को जानते हुए युआन योंग को पता था कि वह शायद ही कभी ऐसे भाव प्रकट करती थी। ये स्पष्ट था कि वह स्पिरिट टी को कितना महत्व देती थी। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया, क्या कि लॉन्ग कहीं और नहीं मिलती? हम कुछ पौधे अपने संप्रदाय में ला सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, पूर्वी जोऊ साधना क्षेत्र में केवल यही एक पौधा है। कई हजार साल पहले वहां कई क्यू लॉन्ग चाय के पौधे थे। दुर्भाग्य से लोग हमेशा उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते रहे और एक एक करके वे चोरी हो गए। रोपित किए गए क्यू लॉन्ग चाय के पेड़ों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, मास्टर मेई ने समझाया। ये सुनकर वांग होंग को कुछ समझ आया। मास्टर मेई द्वारा वर्णित वह शापित व्यक्ति शायद वही था। लगता है कि भविष्य में उसे चाय पीते समय भी अधिक सावधान रहना होगा। अपने द्वारा उगाए गए फलों, सब्जियों और चाय का छुपकर आनंद लेना उसे कुछ अनुचित सा लगा। ये विषयांतर बहुत हो गए, इन पर बाद में चर्चा करेंगे। आप सभी काफी होनहार हैं। शियाओ जून, गाओगे, दुवान वेई, आप में अभी रसायन शास्त्र के अनुभव की कमी है। भविष्य में और अभ्यास करें। शाओ जून, शोधन के दौरान आग को थोड़ा कम कर दो और मास्टर मेई ने तीनों की खूबियों और कमियों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तीनों ने जाने से पहले उन्हें धन्यवाद दिया। मास्टर मेई ने फिर बाकी बचे 2 लोगों की ओर देखा। तांग परिवार की लड़की, अपनी भावनाओं को अपनी रसायन विद्या पर हावी मत होने दो। सिर्फ आधे किलो स्पिरिट बी रॉयल जेली के लिए आत्म हानिकारक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करना नासमझी है।
भविष्य में अधिक सावधान रहना। मास्टर मेई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगी, तांगवान एर ने तुरंत अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम हर बार औषधि बनाने में थोड़ा धीमे क्यों हो जाते हो? तुम हर बार वही गलती दोहराते हो। आगे से थोड़ा ध्यान देना। साथ ही लगता है तुम्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मिलाने की प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ा और अभ्यास करो। मास्टर मेई ने वांग होंग की कमियों और समस्याओं को सीधे तौर पर बताया। पता चला कि हालांकि मास्टर मेई ने स्वयं मुख्य हॉल में मूल्यांकन की अध्यक्षता नहीं की, लेकिन उनकी दिव्य चेतना पूरी घटना पर नजर रख रही थी। इसके बाद मास्टर मेई ने उन्हें कुछ अतिरिक्त निर्देश दिए और वांग होंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में। सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा। मास्टर मेई ने वांग होंग के रसायन विद्या से संबंधित प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। वांग होंग ने हमेशा स्वयं ही रसायन विद्या का अध्ययन किया था, जिससे उसके मन में अनगिनत शंकाएं और अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई थीं। आज अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया और उसे लगा कि उसकी रसायन विद्या कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वांग होंग को क्यू लॉन्ग चाय को बाहर निकालने पर अफसोस हुआ, लेकिन वह अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता था। उसने फिलहाल इसे अपने तक ही रखने का फैसला किया। ठीक है, आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अब आप जा सकते हैं। मास्टर मेई ने विभिन्न रसायन विद्या तकनीकों को समझाने के बाद घोषणा की। गुरु मेई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। शिष्य अब विदा लेता है। युआन योंग ने गुरु मेई के कमरे से दोनों को बाहर ले जाते हुए कहा और नीचे की ओर चल दिया। छोटे भाई वांग, हमारे औषधिशाला में हर महीने रसायन शास्त्रियों का आदान प्रदान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य रसायन शास्त्र के अनुभव साझा करना और रसायन शास्त्र की सामग्री का आदान प्रदान करना है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर आइएगा, युआन योंग ने वांग होंग से कहा। तांगवान एर इसी संप्रदाय में पली बड़ी थी और औषधिशाला से परिचित थी, इसलिए युआन योंग को उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर युआन। जूनियर ब्रदर वांग, विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पिलहॉल के साथी कीमियागर होने के नाते हमें भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। रसायन विद्या में वांग होंग की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए हर कोई उससे दोस्ती करने को तैयार था। पिलहॉल के द्वार से बाहर निकाले जाने के बाद तांगवान एर ने वांग होंग की ओर रुख किया। जूनियर ब्रदर वांग, अब अपनी शर्त पूरी करने का समय आ गया है। एक सच्चा आदमी अपना वचन निभाता है और जूनियर ब्रदर वांग जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपना वादा निभाएंगे। उसे थोड़ी चिंता थी कि वांग होंग शर्त से मुकर सकता है, खासकर स्पिरिट बी रॉयल जेली के आधे जार के महत्वपूर्ण मूल्य को देखते हुए, जो हजारों स्पिरिट स्टोन के बराबर था। उसे भी थोड़ी सी पीड़ा हुई, लेकिन सौभाग्य से वह जीत गई, वरना पछतावा तो उसे ही होता। उसकी राहत के लिए वांग होंग ने बिना किसी झिझक के तुरंत 5 जेड की शीशियां निकाल ली, जिनमें से प्रत्येक में एक ऑन स्पिरिट बी रॉयल जेली थी। बहन तांग, क्या मैं आपके लायन हेड स्पिरिट मशरूम के बदले में कुछ ले सकता हूँ? बस एक छोटा सा हिस्सा ही काफी होगा, मैं इसे चखना चाहता हूँ, वांग होंग ने अपनी हारी हुई शर्त सौंपने के बाद पूछा। बदले में आप क्या देने की योजना बना रहे हैं? मुझे साधारण वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, तांगवान एर ने जवाब दिया। बहन तांग, इसे स्पिरिट बी रॉयल जेली से बदलने के बारे में क्या ख्याल है? वांग होंग ने सुझाव दिया। उसके पास स्पिरिट बी रॉयल जेली की कोई कमी नहीं थी, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपके पास स्पिरिट बी रॉयल जेली कितनी है? ये रॉयल जेली एक उपभोग्य वस्तु थी जिसके सौंदर्य प्रसाधन और रसायन शास्त्र में उपयोग होते थे और उसे और अधिक मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी। 2 ऑन्स, क्या ये काफी है? मुझे तो बस थोड़ी सी मात्रा चाहिए। नहीं, कम से कम 3 ऑन्स। मैं आपके लिए पौधे का आधा हिस्सा काट सकता हूँ। कुछ हिचकिचाहट के बाद वांग होंग ने दर्द भरे भाव से अनिच्छापूर्वक सहमति दे दी। तांगवान एर ने अपने स्पिरिट बीस थैले से स्पिरिट वुड का एक टुकड़ा निकाला। उस पर शेर के सिर जैसा दिखने वाला, कटोरे से थोड़ा बड़ा, लायन हेड स्पिरिट मशरूम उगा हुआ था। उसने एक छोटे चाकू से उसे बीच से काट दिया, जिससे अंदर का कोमल सफेद गूदा दिखाई दिया। उसने आधा हिस्सा वांग होंग को दे दिया और बदले में उससे स्पिरिट बी रॉयल जेली की 3 शीशियां ले लीं। तांगवान एर ने बचे हुए लायन हेड स्पिरिट मशरूम को अपने पास रखा, फिर मुड़कर बहुत अच्छे मूड में चली गई। शर्त जीतने के बाद वांग होंग को कुल 8 ऑन स्पिरिट बी रॉयल जेली मिली। तांगवान एर ने अनुमान लगाया कि छोटे भाई वांग की स्पिरिट बी रॉयल जेली को उसने निचोड़कर पूरी तरह से सुखा दिया होगा। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने से थोड़ा चक्कर आने के बावजूद इससे उसका अच्छा मूड खराब नहीं हुआ। हाथ में एक नया स्वादिष्ट व्यंजन लिए वांग होंग बेहद खुश होकर एक धुन गुनगुनाते हुए विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। अपनी गुफानुमा हवेली में लौटकर उसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया और लायन हेड स्पिरिट मशरूम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सीधे अंतरिक्ष की मिट्टी में बो दिया गया। हालांकि लायन हेड स्पिरिट मशरूम को इस तरह बोना आमतौर पर असंभव था, लेकिन उसे अंतरिक्ष की मिट्टी पर पूरा भरोसा था। दूसरा आधा भाग दूसरी श्रेणी के फलदार पेड़ पर लगाया गया था। जंगली लायन हेड स्पिरिट मशरूम ने स्पिरिट वुड पर परजीवी के रूप में रहकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लिया। उसका इरादा दूसरे दर्जे का लायन हेड स्पिरिट मशरूम उगाने और फिर उस बूढ़े सुस्त आदमी के साथ सौदा करने का था। अन्य गौण दर्जे की आध्यात्मिक वस्तुएं शायद उस बूढ़े व्यक्ति को प्रभावित न करें, लेकिन वांग होंग जानता था कि उत्तम भोजन निश्चित रूप से उसे प्रभावित करेगा। उसकी गुफानुमा हवेली में अभी भी एक शक्तिशाली संरचना का अभाव था।
हालांकि उसने पहले वाली छोटी पंचतत्व संरचना को स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन वह बहुत छोटी थी, केवल उसके साधना कक्ष को ही ढक पा रही थी। वह सोच रहा था कि क्या वह उस बूढ़े व्यक्ति से टीम की संरचना तय करने में मदद मांग सकता है। उससे कई बार बातचीत करने के बाद वांग हॉन को लगा कि जब तक वह किसी स्वार्थ से प्रभावित नहीं होता, तब तक उस बूढ़े व्यक्ति का चरित्र भरोसेमंद होता है। महत्वपूर्ण हितों से जुड़े मामलों में कितने लोग अपने सिद्धांतों पर कायम रह पाते हैं। पर्याप्त लाभों के बावजूद परिवार के सदस्यों का आपस में झगड़ना और भाइयों का आपस में लड़ना आम बात थी। अगले कुछ दिनों में वांग हॉन्ग ने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि पिलहॉल में द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में शामिल होने से उसे काफी सुरक्षा मिल गई थी, फिर भी उसे नियमित रूप से कुछ काम पूरे करने थे। फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए पंजीकरण कराए हुए उसे काफी समय हो गया था और संभावना थी कि उसे जल्द ही प्रायोगिक कार्य सौंपे जाएंगे। एक दिन उसने अंतरिक्ष से सबसे लंबे इतिहास वाली शैतानी बेल को खोदकर निकाला और फिर उसे आत्मा की लकड़ी के एक टुकड़े से बांध दिया। जब उसने पहली बार इस शैतानी लता को प्राप्त किया था, तब ये केवल 600 वर्ष पुरानी थी। अब यह 1000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। यदि यह बाहर होती तो इससे निपटना चुनौतीपूर्ण होता। जैसे ही कोई वस्तु इसके पास आती, लता उसे जकड़ लेती और आध्यात्मिक ऊर्जा एवं सार तत्व को सोख लेती। हालांकि शैतानी लता ने उसके नवजात आत्मा शरीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वांग हॉन्ग ने नियंत्रित वस्तुओं का उपयोग करके इसे आसानी से बांध लिया। उसने इस 1000 साल पुरानी शैतानी लता को अपने थैले में रखा और सीधे बाजार की ओर चल दिया। असंख्य खजाने वाले टावर में प्रवेश करते हुए वांग हॉन्ग ने स्वागत करने वाली दासी से कहा, मैं एक आध्यात्मिक हथियार बनाना चाहता हूँ। क्या आप कृपया अपने निर्माण उपकरण के उस्ताद को सूचित कर सकती हैं ताकि मैं उनसे मिल सकूं? जरूर, कृपया इधर आइए। नौकरानी वांग हॉन्ग को एक शांत कमरे में ले गई और उसके लिए स्पिरिटी का एक बर्तन तैयार किया। कृपया एक क्षण रुकिए, मैं जाकर हमारे शोधन उपकरण विशेषज्ञ को बुला लाती हूँ। ये कहकर नौकरानी कमरे से चली गई। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वह फाउंडेशन बिल्डिंग साधना के मध्य स्तर पर था और उसके बाल सफेद थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मित्र, क्या आप यहाँ किसी आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने आए हैं? क्या आपके पास परिष्करण उपकरण की सामग्री है? बूढ़े व्यक्ति ने सबसे पहले पूछा। बिल्कुल, मेरे पास शोधन उपकरण की सामग्री है। मुझे यकीन नहीं है कि आपकी दुकान इसे आध्यात्मिक हथियार में परिवर्तित कर सकती है या नहीं, इसलिए मैं पूछताछ करना चाहता था, वांग हॉन्ग ने उत्तर दिया। यदि मित्र की सामग्री उपयुक्त है तो हम उसे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हथियार में रूपांतरित कर सकते हैं। कृपया पहले मुझे सामग्री दिखाएं। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा, ठीक उसी तरह जैसे रसायन शास्त्री हुआ करते थे। वांग हॉन्ग ने चारों ओर देखा और कहा, मेरी वस्तु अपेक्षाकृत बड़ी है। मुझे डर है कि यह कमरा इसे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ओह, कृपया मेरे पीछे आइए, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। वांग हॉन्ग उनके पीछे पीछे चल रहा था। बूढ़ा आदमी वांग हॉन्ग को एक विशाल आंगन में ले गया। मित्र, देखो कि क्या ये जगह तुम्हारे सामान के लिए काफी बड़ी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, वांग हॉन्ग ने अपने थैले से 1000 साल पुरानी शैतानी बेल निकालते हुए कहा। एक सहस्राब्दी से अधिक पुरानी यह शैतानी लता 10 झांक लगभग 33 मीटर तक फैली हुई है, जिसका सबसे मोटा हिस्सा पानी की बाल्टी जितना चौड़ा है। हालांकि यह एक जगह पर बंधा हुआ है, फिर भी ये लगातार छटपटाता रहता है। पास में वांग होंग और बूढ़े आदमी की उपस्थिति को भांपते हुए उन पर हमला करने का इरादा रखता है। इस आध्यात्मिक लता में चेतना का अभाव है, ये पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति पर कार्य करती है। हालांकि इसकी युद्ध क्षमता असाधारण रूप से दुर्जेय है। पहले तो वह व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव हैं। यह कम से कम 1000 साल पुराना होगा। तुमने इसे कैसे वश में किया? बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा। उसका सामना 600 साल पहले की एक शैतानी लता से हुआ था और उसे वश में करने के लिए उसकी अधिकांश शाखाओं को काटना पड़ा था। लेकिन उनके सामने मौजूद 1000 साल पुरानी शैतानी लता में क्षति का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इसके जवाब में वांग हॉन्ग ने बिना कुछ बोले बस हल्के से हंस दिया। ये देखकर बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसने किसी और के रहस्यों में ताक झांक करके असभ्यता दिखाई थी। मेरे दाववादी मित्र, मैं अपनी बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई नुकसान नहीं। क्या आपको लगता है कि मैंने जो सामग्री दी है वह उपयुक्त है? वांग हॉन्ग ने पूछा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बूढ़े आदमी ने उत्साह से सिर हिलाया। औजारों को निखारने के अपने इतने वर्षों में उन्होंने कभी भी इतनी उत्कृष्ट सामग्री के साथ काम नहीं किया था। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो इससे बेहतर कुछ नहीं। 1000 साल पुरानी शैतानी बेल एक बेहतरीन खजाना है। किस्मत अच्छी रही तो इससे एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार भी मिल सकता है। कम से कम इससे एक उच्च श्रेणी का हथियार तो जरूर मिलेगा। जब बूढ़ा आदमी बोल रहा था, उसने धीरे से शैतानी लता को छुआ, जिससे वह छटपटाने और मरोड़ने लगी। आपने कहा कि यह नामात्र का ही शुद्धिकरण खजाना है। फिर उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए भाग्य की क्या आवश्यकता है? वांग हॉन्ग ने संदेह से पूछा। मैंने तो बस मुश्किल से कहा था। आपको पता होना चाहिए कि शोधन प्रक्रिया में काफी मात्रा में अन्य दुर्लभ सामग्रियों को मिलाना पड़ता है। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बनाना एक रसायनज्ञ द्वारा उच्च श्रेणी की गोली बनाने जैसा है। ये कौशल और भाग्य दोनों पर निर्भर करता है और इसकी कोई पूर्ण गारंटी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ यह बात स्वीकार की। वह कभी भी उच्च कोटि का आध्यात्मिक हथियार सफलतापूर्वक नहीं बना पाया था और शैतानी लता के निर्माण पर तो उसका हाथ भी रुक गया था। तो फिर परिष्करण पूरा करने में कितना समय लगेगा? वांग हॉन्ग सोचने लगा। चाहे यह उच्च श्रेणी का हो या नहीं, उसके पास अपने स्थानिक भंडार में 300 से 400 साल पुरानी शैतानी लताएं प्रचुर मात्रा में थीं।
कुछ और वर्षों में वे भी 1000 साल पुरानी हो जाएंगी। कृपया पहले अपनी आवश्यकताएं बताएं ताकि मैं निर्णय ले सकूं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मुझे शोधन से प्राप्त रस्सी जैसा एक आध्यात्मिक हथियार चाहिए जिसमें शैतानी लता के गुण बरकरार रहें। इसके अलावा वांग होंग ने अपनी आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन किया। इसमें लगभग 2 महीने लगेंगे क्योंकि मुझे कुछ सहायक सामग्री तैयार करनी होगी। पूरी परिष्करण प्रक्रिया में भी कुछ दिन लगेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा और अपनी विशेषज्ञता पर लौट आया। लागत की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, सहायक सामग्री उपलब्ध कराने की लागत और परिष्करण शुल्क। कुल मिलाकर यह 15,000 स्पिरिट स्टोन है। आपको आज केवल 5,000 का भुगतान करना होगा। हालांकि वांग होंग धनी था, फिर भी यह कीमत उसे चौंका गई। 15,000 स्पिरिट स्टोन से 2 या 3 साधारण निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार खरीदे जा सकते थे। यहाँ ये केवल सामग्री की लागत और परिष्करण शुल्क के लिए ही पर्याप्त था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्व शिखर गुरु के शीर्ष शिष्य लू फॉन्ग को एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार खोने के बाद इतना दुख हुआ। 5,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने के बाद वांग होंग ने मायरी ट्रेजर स्टोवर छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने खुद को रसायन शास्त्र में पूरी तरह से लीन कर लिया और प्रथम और द्वितीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत किया। अपनी रसायन विद्या की गति के साथ वह प्रथम श्रेणी की गोली के लिए एक भट्टी में 200 से अधिक गोलियां बना सकता था और प्रतिदिन 1 या 2,000 गोलियां परिष्कृत कर सकता था। अपनी सुविधाजनक भंडारण क्षमता के बावजूद वांग होंग के पास औषधीय जड़ी बूटियों की प्रचुर मात्रा नहीं थी। उसके पास केवल कुछ 100 सामग्रियां ही थी, इसलिए उसे मितव्ययी होना पड़ा और प्रत्येक भट्टी में केवल एक ही सामग्री को परिष्कृत करना पड़ा। 2 महीने के प्रयासों के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक 1 लाख प्रथम श्रेणी की गोलियां और 300 से अधिक द्वितीय श्रेणी की गोलियां तैयार की। जब मायरी ट्रेजर स्टोवर के साथ तय समय पर डिलीवरी का समय आया तो वह वहां गया और 10,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया। बदले में उसे अपना नया परिष्कृत उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार प्राप्त हुआ। मूल रूप से ये 10 झांग लंबी और पानी की बाल्टी जितनी मोटी एक शैतानी लता थी, लेकिन परिष्करण के बाद ये 3 झांग लंबी और अंगूठे जितनी मोटी रस्सी में तब्दील हो गई। ये पूरी तरह से काली थी और छोटे छोटे कांटों से ढकी हुई थी। उसने इस आध्यात्मिक हथियार का नाम बांधने वाली आत्मा की रस्सी रखा। यह उनका पहला उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। कुछ और दिनों तक इसे पवित्र करने के बाद यह आध्यात्मिक हथियार सुचारू रूप से कार्य करने लगा। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद वह एक बार फिर लिटिल पेंग पर सवार हुआ और संप्रदाय से निकल गया। एज्योर वर्ल्ड सिटी की यात्रा बिना किसी घटना के संपन्न हुई। सबसे पहले वह अपने निवास पर लौटा, मां बंधुओं द्वारा तैयार की गई सभी गोलियां एकत्र की और उन्हें सुरक्षित रख लिया। एक ही भट्टी में कई सामग्रियों को परिष्कृत करना सीखने के बाद उन्होंने इस दौरान लगभग 1 लाख प्रथम श्रेणी की गोलियां तैयार कर ली थीं। साथ ही उन्होंने संप्रदाय से प्राप्त 3 स्थापना गोलियां भाइयों को दे दी। चूंकि 3 गोलियों को आपस में बांटना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि दोनों भाई आमतौर पर चापलूस और डरपोक थे, फिर भी उनका रिश्ता आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। वांग होंग ने यह भी वादा किया कि अगर उनमें से कोई नींव निर्माण में असफल हो जाता है तो वह उनके लिए कोई न कोई उपाय निकालेगा जिससे वे इन 3 नींव स्थापना गोलियों के लिए एक दूसरे के खिलाफ न हो जाएं। वास्तव में कई साधकों को नींव निर्माण पूरा करने के लिए केवल एक नींव स्थापना गोली की आवश्यकता होती थी। इसके बाद उन्होंने स्किनी मंकी की वाइनरी का दौरा किया, नई बनी शराब को अपने भंडारण कक्ष में रखा और अपने भंडारण कक्ष से कुछ अच्छी तरह से पुरानी प्रथम श्रेणी की स्पिरिट वाइन निकाली और उसे वाइन सेल में रख दिया। कई उच्च श्रेणी की ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों का सेवन करने के बाद स्किनी मंकी अंततः ऊर्जा साधना के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। स्किनी मंकी के स्पिरिट वाइन व्यवसाय से होने वाले मुनाफे से वांग होंग को 5 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने झाओनिंग के अमृत मंडप का दौरा किया, 3 लाख आत्मा पत्थर एकत्र किए और फिर एज्योर वर्ल्ड सिटी से गायब हो गए। इससे अंधेरे में छिपे हुए शैडो किल के हत्यारे बेहद क्रोधित हो गए। इसी समय वांग होंग वांग कुन में परिवर्तित हो गया और लियू चांगशेंग के निवास पर गया। उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक गोलियों का एक ढेर सौंप दिया, जिसमें थोड़ी मात्रा में द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। बदले में उसने 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर ले लिए, जो इस अवधि के लिए उसकी पूरी आय थी। लियू चांगशेंग द्वारा भर्ती किए गए सभी युवक इस दौरान काफी लंबे हो गए थे। प्रचुर संसाधनों के संचय के कारण उनमें से कई साधना के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। आध्यात्मिक जड़ों वाले और बिना आध्यात्मिक जड़ों वाले युवकों में स्पष्ट अंतर था। लियू चांगशेंग के साथ कुछ दिन बिताने, आवश्यक व्यवस्था करने और उन्हें कई वर्षों के लिए अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करने के बाद वांग होंग एक बार फिर गायब हो गया। 10 दिन बाद एज्योर वर्ल्ड सिटी में एक गुप्त शैडो किल बेस पर एक व्यक्ति रेशमी वस्त्र पहने सबसे ऊपर बैठा था और एक व्यक्ति काले वस्त्र पहने नीचे से रिपोर्ट कर रहा था। स्टुअर्ट जिंग को रिपोर्ट करते हुए लक्ष्य संख्या 107 अचानक एज्योर वर्ल्ड सिटी से गायब हो गया। अभी अभी सूचना मिली है कि वह संप्रदाय में लौट आया है। धिक्कार है, मुख्यालय ने हमें पहले ही फटकार लगा दी है और पूछा है कि क्या हम मिशन पूरा करने के लिए उसके बुढ़ापे से मरने तक 100 साल से अधिक इंतजार करेंगे। स्टुअर्ट जिंग के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। ये छोटा चूहाची साधना काल से ही शैडो किल द्वारा पीछा किया जा रहा था और अब वह फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंच चुका था। जैसे ही हमें अगला मौका मिलेगा, हम हर कीमत पर उसे मार डालेंगे। जी हाँ, मैं समझ गया महोदय। लियू चांगशेंग को छोड़ने के बाद वांग होंग ने एक और पहचान अपना ली। इस झूठी पहचान को बनाए रखने के लिए उसने एज्योर वर्ल्ड सिटी में एक छोटा सा आंगन किराए पर लिया, जिसका वह नियमित रूप से उपयोग करने का इरादा रखता था।
वांग हॉन को लगा कि शैडो किल से दोबारा सामना करना इस बार काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसने तब तक संघर्ष से बचने का फैसला किया जब तक उसे उनसे मुकाबला करने का पूरा भरोसा न हो जाए। उसकी योजना थी कि वह तभी युद्ध करेगा जब वह जीत सके और इस प्रक्रिया में कुछ मूल्यवान लाभ प्राप्त कर सके। मध्य स्तर के ची साधना अभ्यासी के वेश में वांग हॉन्ग 7 दिनों तक पैदल चलकर किंगशू संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र में लौटा। वहां उसने चुपके से अपना असली रूप धारण किया और संप्रदाय में प्रवेश किया। एजोर वॉर्ड सिटी की अपनी हालिया यात्रा से उन्हें 10 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए, जिससे उनका स्थानिक क्षेत्र 10 एकड़ बढ़ गया। उनके पास अभी भी कई लाख स्पिरिट स्टोन बचे थे, जिससे वे दैनिक खर्चों के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब उसका क्षेत्रफल 105 एकड़ में फैला हुआ था और समय के साथ उसका आकार 134 गुना बढ़ गया था। अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि में से उन्होंने एक एकड़ भूमि गोल्डन स्पॉटेड बैम्बू और लायन हेड स्पिरिट मशरूम के लिए समर्पित की, जो दोनों ही स्वादिष्ट व्यंजन माने जाते हैं। शेष 3 एकड़ भूमि का उपयोग ईस्ट डिपाचर ग्रास और ईस्ट डिपाचर पिल के लिए कुछ सहायक औषधीय जड़ी बूटियों के लिए किया गया। शेष 5 एकड़ भूमि पर पौष्टिक सार गोली के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती जारी रही। पौष्टिक सार गोली के लिए कुल रोपण क्षेत्र 15 एकड़ तक पहुंच गया था, जिससे यह अमरपथ व्यापार गठबंधन के लिए द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बिक्री का मुख्य स्रोत बन गया था। 3 महीने बाद वांग हॉन को एक नोटिस मिला जिसमें उसे फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद अपना प्रशिक्षण मिशन पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जो 10 दिनों में शुरू होगा। एक द्वितीय श्रेणी के कीमियागर के रूप में उनका मिशन सीमा पर्वत श्रृंखला में जाना और किंगजू संप्रदाय द्वारा स्थापित अमृत मंडप में निवासी कीमियागर के रूप में सेवा करना था। वांग हॉन का पहले का अनुमान सही साबित हुआ। संप्रदाय का इरादा उसे द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में खतरनाक कार्य सौंपने का नहीं था। रसायन विद्या के लिए तैनात रहना खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने से कहीं अधिक सुरक्षित था। हालांकि रसायन विद्या में भी वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। उसकी असाधारण शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। प्रस्थान से पहले उसने अपने सामान को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया, जिसमें कई आध्यात्मिक हथियार शामिल थे, जिनमें से अधिकांश शैडोकिल द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए थे। इनमें 4 निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें और एक छोटा खंजर शामिल था, जो छुपकर हमला करने के लिए उपयुक्त था। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के लिए अंततः उसके पास आक्रमण के लिए एक गोल्डन सील, शैडोकिल से प्राप्त उपहार और रक्षा के लिए एक गोल्डन लाइट बाउल स्पिरिट स्टोन से खरीदा गया हथियार था। फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती चरणों के दौरान उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार बाइंडिंग स्पिरिट रोप का होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जो कई ऐसे अभ्यासकर्ताओं के लिए ईर्ष्या का विषय थी जिन्होंने अभी तक 2 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भी एकत्र नहीं किए थे। अपना सामान छांटने के बाद उसने जितना उठा सकता था उतना सामान अपने विशाल भंडारण थैले में भर लिया। जो सामान थैले में नहीं समा पाया, उसके लिए उसके पास अतिरिक्त 100 एकड़ जगह थी। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की देखभाल में सहायता करने वाले शिष्य चेन नियान को बुलाकर वांग होंग ने कहा, चेन नियान, वरिष्ठ भाई वांग को प्रणाम करो। चेन नियान ने प्रवेश करते ही आदरपूर्वक प्रणाम किया। शिष्य चेन नियान, वरिष्ठ भाई वांग को प्रणाम करता है। मैं एक प्रशिक्षण अभियान पर निकलने वाला हूं जिसमें कई साल लग सकते हैं। मेरी गुफा और आध्यात्मिक क्षेत्रों का ध्यान रखना, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें उचित इनाम देना नहीं भूलूंगा। शिष्य अपने वरिष्ठ भाई के गुफानुमा महल में सब कुछ संभालने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ये लो 500 कंडेंसिंग ची गोलियां, अग्रिम इनाम के तौर पर। लौटने पर मैं तुम्हें और इनाम दूंगा। इससे पहले उन्होंने चेन नियान को प्रति माह 10 संघनन ऊर्जा की गोलियां देकर पुरस्कृत किया था, और ये 500 गोलियां 4 साल से अधिक समय के लिए पर्याप्त थीं। चेन नियान, जो मूल रूप से ची साधना के 8वें स्तर पर है, इन 500 संघनन ची गोलियों के साथ, यदि उसकी योग्यता बहुत खराब नहीं है, तो वह ची साधना के 10वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, जिससे वह एक परिपूर्ण स्तर प्राप्त कर लेगा। अपनी गुफा हवेली का प्रबंधन चेन नियान को सौंपने के बाद वांग होंग अकेले संप्रदाय कार्य कक्ष में चले गए। कई अन्य लोग भी सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे थे, और प्रस्थान से पहले उन्हें कार्य कक्ष में मिलना था। कार्यशाला के प्रवेश द्वार के सामने के छोटे समतल मैदान पर फाउंडेशन बिल्डिंग में 3 साधक, 2 पुरुष और 1 महिला पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वे प्रशिक्षण मिशन पर जा रहे साथी शिष्य थे। क्या आप सब सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं? वांग हॉन्ग, जो अभी अभी पहुंचा था, ने देखा कि ये तीनों हाल ही में नींव निर्माण के चरण में थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। वह उनके पास गया और पूछा, जी हाँ, मैं जियांग किंग हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सीनियर ब्रदर को किस नाम से संबोधित किया जाना पसंद होगा? उनमें से एक ने जवाब दिया, औपचारिकताएं छोड़िए, मैं कायांग पीक से वांग होंग हूँ। समान साधना स्तर और एक ही संप्रदाय से होने के कारण वे एक दूसरे को संबोधित करते समय विनम्रतापूर्वक वरिष्ठ भाई कहते थे। यदि वे एक ही संप्रदाय से नहीं होते तो साथी दाववादी कहकर संबोधित करना आम बात थी। अन्य 2 साधकों ने भी एक दूसरे को अपना नाम बताया। दूसरे पुरुष साधक का नाम जू गैंग था और महिला साधक का नाम तियानकिंग था। परिचय के बाद दूर से एक महिला साधिका उपस्थित हुई। उसका चेहरा सुंदर था और किंगशू संप्रदाय का मानक वस्त्र पहने होने के बावजूद वह अपने अलौकिक आकर्षण को छिपा नहीं सकी। हर कोई रुककर एक बार फिर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, यहाँ तक कि तियानकिंग, जो खुद भी एक महिला साधिका थी, क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। उसे देखकर वांग हॉन्ग का दिल जोर से धड़कने लगा। अपने विचारों पर शर्मिंदा होते हुए उसे एहसास हुआ कि ऐसी भावनाएं जगाने वाली एकमात्र महिला वही थी जिसे उसने वर्षों पहले क्लियर वॉर्ड सेक्ट में शामिल होते समय देखा था। वह वही थी, और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से उसने उसे दोबारा नहीं देखा था। वांग हॉन्ग ने सुना था कि वह याओगुआंग शिखर पर है, जहां वह एक स्वर्णिम कोर महिला वरिष्ठ की शिष्या है, जो उसका बहुत सम्मान करती है। अप्रत्याशित रूप से वह नींव निर्माण में भी सफल हो गई थी, और अब वह उसी प्रशिक्षण अभियान का हिस्सा थी।
इससे उसके भीतर कुछ अलग अलग भावनाएं जागृत हुईं, थोड़ी सी उम्मीद जगी और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। आखिरकार वह अभी भी युवा था और शारीरिक रूप से सामान्य था, किसी भी आम व्यक्ति की तरह ही प्रतिक्रिया कर रहा था। हालांकि उसने तुरंत उन विचारों को दूर कर दिया और खुद को संभाल लिया। उसे लगा कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, खासकर हाल ही में हुए फाउंडेशन बिल्डिंग के निर्माण को देखते हुए। इसके अलावा उसने सुना था कि किंगजू संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली युवक उसे पाने की चाहत रखते हैं। वह उसमें दिलचस्पी क्यों लेगी, खासकर तब जब उसने कुछ भी असाधारण नहीं किया था। इन विचारों को सुझाने के बाद उनके चेहरे पर शांति लौट आई। अपने साथी शिष्यों को थोड़ी श्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा, इंतजार के लिए क्षमा करें आप सभी। मैं वांग होंग हूँ, कायांग शिखर से। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम भी अभी अभी पहुंचे हैं, जियान किंग ने तुरंत जवाब दिया। जू गैंग ने आगे कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी बहन यून। हमें कोई जरूरी काम नहीं है, थोड़ा और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तियान किंग ने सुझाव दिया। एक महिला साधिका होने के नाते वह पुरुष साधकों की तरह स्तब्ध अवस्था में नहीं आई। वांग हॉन को शांत और संयमित देखकर तियान किंग ने उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित की और नायकों के बीच सौहार्द का भाव महसूस किया। वे पांचों एक साथ पर्वत द्वार से निकले, प्रत्येक अपने आध्यात्मिक हथियारों को नियंत्रित करते हुए सीमा पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गए। वांग हॉन्ग ने लिटिल पेंग को स्पिरिट बीस्ट की थैली से मुक्त कर दिया। चून के अंदर असहज महसूस हो रहा था और वह बार बार बाहर आना चाहता था, इसलिए उसने लिटिल पेंग पर सवार होने का फैसला किया ताकि उसे आसानी हो। हालांकि लिटिल पेंग शक्तिशाली था और उसकी उड़ने की गति अपेक्षाकृत तेज थी, फिर भी वह आध्यात्मिक हथियारों को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाले फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों की तुलना में धीमा था। सौभाग्यवश समूह को कोई जल्दी नहीं थी। वे धीरे धीरे उड़ते रहे, जिससे लिटिल पेंग को कभी कभी सबसे आगे उड़ने का मौका मिल जाता था। जू गैंग और जियांग किंग चाहते थे कि सभी लोग थोड़ा धीरे उड़ान भरें ताकि यून किंग्या के साथ अधिक समय बिता सकें। वांग होंग और तियान किंग को गति धीमी या तेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उनके मन में और कोई विचार नहीं था, लेकिन यून किंग्या जैसी महिला साधिका का आसपास होना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यात्रा के दौरान यून किंग्या उन पांचों में निर्विवाद रूप से आकर्षण का केंद्र बन गई। जू गैंग और जियांग किंग उसे खुश करने की कोशिश करते रहे और वांग होंग और तियान किंग छोटी छोटी बातों पर उसकी बात मान लेते थे। वहीं दूसरी ओर यून किंग्या सौम्य और विनम्र थी, अभिमानी या दबंग नहीं थी, जिससे उनके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता था। बाउंड्री माउंटेन रेंज तक की यात्रा में 10 दिन से अधिक का समय लगेगा और वे अपने गंतव्य से केवल कुछ ही दिन दूर थे। एक दिन वे एक ऐसे छोटे से पर्वत समूह पर पहुंचे जहां अजीबोगरीब पत्थर बिखरे हुए थे। अचानक पत्थरों के बीच से एक इंद्रधनुषी आत्मा तीतर उड़कर निकला, पांचों लोगों को देखकर चौंक गया और वापस पत्थर के जंगल में उड़ गया। वाह, कितना सुंदर रेनबो स्पिरिट तीतर है। कृपया एक पल रुकिए बड़े भाइयों, मैं और तियान छोटी बहन इसे पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। रेनबो स्पिरिट तीतर शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसका मांस स्वादिष्ट था, खासकर उसके रंगीन पंख जो महिला साधकों द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाते थे। तियान किंग इसे लंबे समय से पकड़ना चाहती थी, इसलिए वह और यून किंग्या इसके पीछे गईं। छोटी बहन यून, मैं आपकी मदद करता हूं, जू गैंग ने उनके पीछे चलते हुए कहा। जियांग किंग भी पीछे नहीं रहना चाहता था और पीछा करने में शामिल होते हुए उसने जोर से चिल्लाया। जब वे चारों नीचे उतरे तो वांग होंग हवा में ही रहा। उसने उनका पीछा करने और ये देखने का फैसला किया कि आखिर हो क्या रहा है। जब वह पत्थर के जंगल में उतरा तो उसने महसूस किया कि विशाल पत्थर के खंभों के अलावा वह जंगल पूरी तरह खाली था। बाकी लोगों का कोई निशान नहीं था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वांग होंग इधर उधर घूमने लगा और अपनी उड़ने वाली तलवार से निशान छोड़ने लगा। 15 मिनट बाद उसने एक पत्थर के खंभे पर बने निशान को देखा और असहाय होकर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी खास संरचना में शामिल हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे संरचनाओं की समझ नहीं थी। वह एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह भटकता रहा और अंत में वहीं लौट आया जहां से उसने शुरुआत की थी। चूंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने बल प्रयोग करने का फैसला किया। उसने स्वर्ण मोहर को बाहर निकाला, उसे 10 फीट तक बड़ा किया और पास के एक पत्थर के खंभे पर दे मारा। एक जोरदार धमाका, खंभा चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर उसने स्वर्ण मोहर उठाए और एक और पत्थर के स्तंभ को तोड़ दिया। स्टोन फॉरेस्ट के एक अन्य हिस्से में तियान किंग जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसके शरीर पर कई खून से लथपथ घाव थे। जू गैंग का फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में एक बलवान व्यक्ति के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था, जो आश्चर्यजनक रूप से एक दुर्लभ शारीरिक साधना करने वाला निकला। बलवान व्यक्ति ने काले रंग का विशाल गदा लहराते हुए जू गैंग का पीछा किया। जू गैंग ने आमने सामने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं की, वह भागता और चकमा देता रहा और पीछा करने वाले को उलझाने के लिए उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल करता रहा। यून किंग्या पीछे खड़ी होकर केवल देख रही थी, उसका सहायता करने का कोई इरादा नहीं था। एक जोरदार धमाका, बलवान व्यक्ति के डंडे ने जू गैंग की कमर पर प्रहार किया। जू गैंग की हड्डियां पल भर में चकनाचूर हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। हवा में उड़ती हुई तलवार भी जमीन पर गिर गई। हालांकि अमर साधक के लिए कमर की हड्डी टूटना कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन इससे उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति पर बहुत असर पड़ा। बलवान व्यक्ति पास आया और जू गैंग पर पैर रख दिया। अब आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो मृत्यु या इस रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। उस हटे कट्टे आदमी ने एक रक्त अनुबंध निकाला और उसे जू गैंग के सामने फेंक दिया। एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर उसका जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष की दया पर निर्भर हो जाएगी। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा।
जू गैंग उठने की कोशिश कर रहा था और अचानक जमीन पर पड़ी उड़ने वाली तलवार उस हटे कट्टे आदमी की ओर तेजी से बढ़ी। ये जानते हुए भी कि इस हमले से उस हटे कट्टे आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, जू गैंग ने फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ हमला किया। उस व्यक्ति ने अपना गदा घुमाया और उड़ती हुई तलवार को रोक दिया। साथ ही उसने जू गैंग की छाती पर पैर से वार किया, जिससे उसके आंतरिक अंग कुचल गए और जू गैंग की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश जू गैंग, जिसने हाल ही में फाउंडेशन बिल्डिंग की उपलब्धि हासिल की थी, उच्च स्तरीय साधक होने की अनुभूति का लंबे समय तक आनंद नहीं ले सका और उसकी मृत्यु हो गई। हा, बड़ा जिद्दी आदमी है, मुझे ऐसे लोगों को मारना सबसे ज्यादा पसंद है। जू गैंग को मारने के बाद उस हटे कट्टे आदमी ने दिल खोलकर हंसा। सिर्फ मारने का मजा मत लो, हमारे मिशन को मत भूलो। अगर यह नाकाम हुआ तो तुम्हें अंजाम पता है, यून किंग्या ने पीछे से ठंडे लहजे में कहा। हालांकि उनकी स्थिति अलग अलग थी, लेकिन कुछ ही देर पहले तक उसका इतना ध्यान रखने वाले जू गैंग को उस हटे कट्टे आदमी के हाथों को चलते हुए देखकर उसका मूड खराब हो गया था। यून किंग्या की बातें सुनकर वह हट्टा कट्टा आदमी कांप उठा, जाहिर तौर पर अंजाम से डरा हुआ था। फिर भी उसने कमजोरी दिखाने से इनकार करते हुए कहा, मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ गुलाम जरूर पकड़ लूंगा और उनसे उनके मालिकों की अच्छी तरह सेवा करवाऊंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद मत करना। तुम जाओ और मेरे लिए कोई दूसरा आदमी ले आओ। अपने काले डंडे को लिए हुए वह हट्टा कट्टा आदमी स्टोन फॉरेस्ट में एक अलग दिशा की ओर चल पड़ा और उस इलाके में लड़ाई के कई निशान छोड़ गया। स्टोन फॉरेस्ट में वांग होंग ने दिशाओं की परवाह करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपना गोल्डन सील स्पिरिचुअल वेपन उठाया और सीधी रेखा में हर चीज को तोड़ता चला गया, उसे पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। वांग सीनियर भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? हम अभी बाहर गए थे, आपको बाहर नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वापस आपकी तलाश में आ गए। यून किंग्या मुस्कुराते हुए वांग होंग के पास पहुंची। अरे, तो सब लोग पहले ही जा चुके हैं, इसीलिए तो मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। छोटी बहन यून, क्या तुम्हें भी नियम कायदे समझ आते हैं? वांग हॉन बेहद खुश हुआ, उसने पत्थर के जंगल को नष्ट करना बंद कर दिया और शराब की एक छोटी बोतल निकालकर एक बड़ा घूंट पिया। फाउंडेशन बिल्डिंग की उनकी प्रारंभिक साधना स्तर को देखते हुए गोल्डन सील से लगातार हमला करने में काफी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी। वाह छोटी बहन, कृपया आगे आगे चलो, वांग हॉन ने खुशी से कहा। छोटे भाई वांग, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद यून किंग्या वांग होन को एक निश्चित दिशा में ले गई। कुछ ही समय बाद जियान किंग भी उसी दिशा से आ गई। वांग होन को देखकर जियान किंग ने खुशी से कहा, जूनियर ब्रदर वांग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में। सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा। भाई वांग, चलिए इधर चलते हैं, बाकी लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वांग होन का मार्गदर्शन करते हुए दोनों आत्मविश्वास से एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़े, रास्ता साफ और अबाधित था। वांग होन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 5 लोगों के समूह में वह अकेला ऐसा नहीं हो सकता था जिसे शारीरिक गठन की समझ न हो। बाकी 4 लोग उसके विपरीत सहजता से आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग अभी नींव निर्माण के चरण तक ही पहुंचे थे, तो वह इतना पीछे क्यों था? बहन यून, मैंने सुना है कि आप विशाल कछुआ अमर नगरी से इस संप्रदाय में शामिल हुई हैं। क्या वह आपका गृहनगर है? वांग होन ने चलते चलते सहज भाव से पूछा। भाई वांग, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, हम सब एजोर वर्ल्ड सिटी से इस संप्रदाय में शामिल हुए थे, क्या आप भूल गए हैं? यून किंग्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मेरी गलती, शायद मुझे ठीक से याद नहीं था। वांग होंग ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए अपना सिर खुजाया। पूरी यात्रा के दौरान वांग होंग अपने दोनों साथियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मशगूल रहे। कुछ देर बाद आगे स्थित पत्थर के जंगल से एक दाववादी गुरु प्रकट हुए और उनका रास्ता रोक दिया। ये व्यक्ति लंबा और मजबूत था और उसके हाथ में एक बड़ा काला डंडा था। इसी दौरान जियान किंग और यून किंग्या कुछ कदम पीछे हट गए और अपने सामने खड़े प्रभावशाली साधक के साथ एक त्रिकोणीय स्थिति बना ली, जिससे वांग होंग सूक्ष्म रूप से बीच में घिर गया। ये देखकर वांग होंग ने सावधानीपूर्वक गोल्डन लाइट बाउल को बुलाया। भाई वांग, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। दरअसल आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। जियान किंग ने उसे समझाने की कोशिश की। तो आपने पहले ही एक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? वांग होंग ने शांत भाव से पूछा। भाई वांग, मुझे दोष मत दीजिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने खुद ही रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, विकट परिस्थितियों में व्यर्थ मरने से बेहतर है जीवित रहना, जियान किंग ने वांग होंग के साथ साथ खुद को भी समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तो रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझे क्या करना होगा? वांग होंग उत्सुक लग रहा था। अगर कोई और विकल्प न हो तो वह अनिच्छा से ही सही मान जाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अंतरिक्ष के अंदर उसे आजाद होने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी झुकने का समय नहीं था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से बहकाया जा सके। रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आप किंग्जू संप्रदाय में ऐसे लौट सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ सहायता प्रदान करें, उस बलवान व्यक्ति ने आगे कहा। युवक, आज का चुनाव तुम्हें अच्छा लगेगा। द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री के रूप में तुम्हारी हैसियत के चलते तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा सम्मान होगा। पेड़ पर लटक कर आत्महत्या क्यों कर रहे हो?
2 सांस का समय लो, सोच विचार कर लो, रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करो या मर जाओ। बलवान व्यक्ति का स्वर उग्र था, जो रसायन शास्त्रियों के प्रति अपने गुरु के विशेष सम्मान पर आधारित था। जी हाँ, भाई वांग, एक रसायनज्ञ होने के नाते आप युद्ध कौशल में निपुण नहीं हैं। हम तीनों के एक साथ मिलकर काम करने पर आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, जियांग किंग ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा। ठीक है, तो मैं रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा, वांग होंग ने सहमति जताते हुए कहा। वह उस बलवान व्यक्ति की ओर चल पड़ा। इन व्यक्तियों के शब्दों और कार्यों से वांग होंग को आभास हुआ कि बलवान व्यक्ति ही संभवतः नेता था। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ना होगा। अगर वह इस व्यक्ति से निपट लेता है तो बाकी दो को संभालना आसान हो जाएगा। हालांकि उस बलवान व्यक्ति का फाउंडेशन बिल्डिंग साधना स्तर मध्य स्तर का था, वांग होंग ने अपनी सामान्य रणनीति का उपयोग करने की योजना बनाई। करीब जाना, शरीर को परिष्कृत करने के लाभ का उपयोग करना और अधिमानतः उसे एक ही प्रहार में पराजित करना। वह हट्टा कट्टा आदमी वांग होंग के आने से अनभिज्ञ प्रतीत हुआ और उसने अपने थैले से एक रक्त अनुबंध निकाला और वांग होंग के आने और हस्ताक्षर करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वांग होंग करीब पहुंचा, समय रहते कोई अन्य आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण उसने पहले से बुलाए गए गोल्डन लाइट बाउल को पकड़ा और सीधे उस हटे कट्टे आदमी के सिर पर दे मारा। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, लेकिन उस हटे कट्टे आदमी का सिर चकनाचूर होने के बजाय उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी छड़ी को नीचे गिरते हुए गोल्डन लाइट बाउल को रोकने के लिए उठा लिया। गोल्डन लाइट बाउल से निकलने वाली शक्ति वांग होंग की वर्तमान 150,000 जिनकी शक्ति के बराबर थी। वांग होंग को अब एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी भी शरीर को निखारने वाला एक साधक था, जिसकी ताकत उसके बराबर थी। हम सलाह को अनसुना करके सजा को न्योता दे रहे हो। हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए वांग होंग पर प्रहार करने के लिए काली लाठी उठाई। वांग होंग को सलाह देकर उसने उसे काफी सम्मान दिला दिया था, ऐसा महसूस करते हुए वह हट्टा कट्टा आदमी तब क्रोधित हो गया जब वांग होंग ने उसकी बात नहीं मानी। इसी दौरान वांग होंग को पहल करते देख जियांग किंग और यून किंग ने उस पर हमला करने के लिए अपने आध्यात्मिक हथियारों का आह्वान किया। जियांग किंग ने निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया, जबकि यून किंग ने मध्यम श्रेणी के सफेद रेशम का इस्तेमाल किया। दोनों आध्यात्मिक हथियार वांग होंग की ओर लक्षित थे। उन तीनों ने मिलकर वांग होंग के लिए एक घातक स्थिति पैदा कर दी। पलक झपकते ही वांग होंग की आस्तीन से जहरीली मधुमक्खियों का एक झुंड निकला और दोनों हमलावरों पर टूट पड़ा। उसी समय उसने स्वर्ण मोहर का उपयोग करके उनके आने वाले आध्यात्मिक हथियारों को रोक दिया। ये सब पलक झपकते ही हो गया, जिससे वांग होंग अपनी ही प्रतिक्रियाओं से थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा। इसी बीच उस हटे कट्टे आदमी ने वांग होंग के दांव पेच पूरे होने का इंतजार नहीं किया। उसने लाठी को उसकी ओर नीचे की ओर घुमाया। गोल्डन लाइट बाउल हाथ में होने के कारण वांग होंग के पास बचाव करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल जल्दी से एक तरफ हट गया। चटक, लाठी ने वांग होंग के बाएं कंधे पर प्रहार किया, जिससे उसकी बाईं कॉलरबोन और दो पसलियां टूट गईं। टूटी हुई हड्डियां उसके फेफड़े में घुस गईं। खांसी, खांसी, खांसी। वांग होंग को अचानक खांसी आ गई। यह उसके परिपूर्ण शारीरिक प्रशिक्षण का परिणाम था, अन्यथा इतनी ताकत का इस्तेमाल करने से कोई भी चूर चूर हो सकता था। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसने तेजी से अपनी स्थिति बदली और 10 गज की दूरी पर प्रकट हुआ। शरीर को निखारने का अभ्यास करने वाले एक साथी के रूप में वांग होंग उनकी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह समझता था। जब तक वह उनसे दूरी बनाए रखता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में लगी चोटों, टूटी हुई कॉलरबोन और अस्थायी रूप से अक्षम बाएं हाथ के बावजूद उन्होंने तीनों के संयुक्त हमले को नाकाम कर दिया, जिससे उन्हें सांस लेने का एक क्षण मिल गया। उसकी जहरीली मधुमक्खियां पहले ही दोनों हमलावरों तक पहुंच चुकी थीं और उन पर हमला करने के लिए झुंड बनाकर टूट पड़ी थीं। जहां तक उस हटे कट्टे आदमी की बात है, उसकी जहरीली मधुमक्खियां शायद उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगी। अब युन किंग और जियांग किंग जहरीली मधुमक्खियों के चंगुल में फंस गई थीं और वांग होंग पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थीं। केवल आध्यात्मिक हथियार उड़ने वाली तलवार से लैस जियांग किंग ने जादुई हथियार स्तरीय ढाल और आध्यात्मिक शक्ति ढाल की सहायता से जहरीली मधुमक्खियों को रोक दिया। इसी बीच युन किंग ने अपने सफेद रेशम को वापस खींच लिया, जो उसके चारों ओर लहराते हुए उसके शरीर को किसी भी घुसपैठ से बचा रहा था। सफेद रेशम से टकराने वाली जहरीली मधुमक्खियां विक्षेपित हो गईं। जहरीली मधुमक्खियों द्वारा दोनों को फंसा हुआ देखकर वांग होंग को पता चल गया कि अब वह बिना किसी हस्तक्षेप के उस हटे कट्टे आदमी से निपट सकता है। दोनों ही शरीर को निखारने वाले साधक थे, इसलिए कुछ टूटी हड्डियों और एक विकलांग हाथ के बावजूद वांग होंग अपने प्रतिद्वंद्वी से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। वांग होंग ने स्वर्ण मोहर को उठाया और उसे बलवान व्यक्ति की ओर पटक दिया। उस हटे कट्टे व्यक्ति ने एक विशाल काला गदा उठाया और जोरदार धमाके के साथ स्वर्ण मोहर के किनारे पर प्रहार किया, जिससे वह कई गज दूर जा गिरी। वांग होंग ने एक हाथ में स्वर्ण प्रकाश का कटोरा पकड़े हुए बलवान व्यक्ति पर झपट्टा मारा। बैंग बैंग बैंग। दोनों दर्जनों राउंड तक एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते रहे, लेकिन कोई भी हावी नहीं हो सका। समय बीतने के साथ वांग होंग के लिए स्थिति प्रतिकूल हो सकती थी। पहली बात तो यह थी कि उसे पहले से ही चोटें लगी थी और लंबे समय तक युद्ध करने से उसकी शक्ति तेजी से कम हो जाती। दूसरी बात, उसका हथियार उपयुक्त नहीं था। उसके सभी पिछले प्रतिद्वंद्वी शारीरिक साधना करने वाले नहीं थे और उसकी असीम शक्ति के आगे आसानी से पराजित हो जाते थे। अब एक उपयुक्त हथियार वाले योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वांग होंग ने खुद को बराबरी की स्थिति में पाया। बड़े कटोरे के आकार का उनका गोल्डन लाइट बाउल बलवान आदमी के विशाल क्लब के सामने अजीब तरह से टकरा गया। वांग होंग ने गोल्डन लाइट बाउल को बलवान आदमी की ओर घुमाया, जिसने उसे अपने क्लब से रोक दिया, जिससे वांग होंग को कुछ गज पीछे हटने का मौका मिल गया।
फिर उसने अपने उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार बंधनकारी आत्मा रस्सियां को बुलाया। वांग हॉन को पीछे हटते देख बलवान व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। बंधनकारी आत्मा रस्सियां एक सांप की तरह तेजी से उसके चारों ओर लिपट गईं। बलवान व्यक्ति ने पास आती रस्सी को रोकने की कोशिश में अपनी गदा घुमाई, लेकिन बंधनकारी आत्मा की रस्सी हथियार के साथ साथ चढ़ती हुई तेजी से उसकी बांह तक पहुंच गई। उसकी बांह तक पहुंचने के बाद लंबी रस्सी ने बलवान व्यक्ति के उसे झटकने के प्रयासों का विरोध किया। उसके अथक प्रयासों के बावजूद बंधनकारी आत्मा की रस्सी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसके चारों ओर एक सुरक्षित बंधन बना लिया। जैसे जैसे रस्सी कसती गई, बलवान व्यक्ति और भी असहाय होता गया। रस्सी, जो एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार थी, में असंख्य विषैले कांटे थे जो उसकी त्वचा को भेद रहे थे। शरीर को परिष्कृत करने से प्राप्त उसके मजबूत शरीर के बावजूद विष से भरे कांटे बेअसर थे। 3 झांग लंबी बंधनकारी आत्मा की रस्सी ने बलवान पुरुष को पूरी तरह जकड़ लिया, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। जैसे ही उसने संघर्ष किया, कांटों ने उसकी त्वचा में छेद कर उसके सार, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति को सोख लिया। स्वर्ण प्रकाश का कटोरा लिए वांग होंग ने प्रहार किया और बलवान व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। फिर वह आगे बढ़ा और मजबूती से अपना पैर उस पर जमा दिया। इसी बीच जियांग किंग के रक्षात्मक जादुई हथियार में सेंध लग गई थी और जहरीली मधुमक्खियों के झुंड ने ढाल पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर युन किंग्या का सफेद रेशम जहरीली मधुमक्खियों के हमले के बावजूद अक्षुण्ण रहा। हालांकि युन किंग्या का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, संभवतः आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक उपभोग के कारण। जिस प्रकार एक आधारभूत निर्माण साधक यदि लंबे समय तक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। यदि वांग हॉन की आध्यात्मिक शक्ति समान स्तर के अन्य साधकों की तुलना में असाधारण रूप से शुद्ध और गहन न होती, तो उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का प्रयोग करना उसके लिए कठिन हो सकता था। हालांकि अब जब बंधनकारी आध्यात्मिक रस्सी शत्रु के सार, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रही थी, तो इससे वांग हॉन की आध्यात्मिक शक्ति की खपत काफी कम हो गई। बोलो, तुम किस गुट से हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? वांग हॉन ने ऊंचे स्थान से नीचे देखते हुए पूछा। उसका पैर बलवान आदमी की छाती पर टिका हुआ था। बलवान व्यक्ति चुप रहा और बंधनकारी आत्मा की रस्सी उसकी जीवन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करती रही। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अपने राज कब्र तक क्यों ले जाना चाहते हो? क्या मरने के बाद भी तुम्हें इसकी परवाह रहेगी? क्यों न तुम इसे साझा कर दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वांग हॉन ने आग्रह किया। बच्चे, बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी रिहा कर दो और माफी मांग लो। मेरे मालिक को नाराज करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो मेरे मालिक जरूर बदला लेंगे। बलवान आदमी ने धमकी दी। तुम्हारा स्वामी कितनी सहजता से बोलता है। क्या गुलाम होना इतना आनंददायक है? क्या तुम्हारे स्वामी के पास नवजात आत्मा की साधना का स्तर है? वांग हॉन ने बलवान व्यक्ति को 2 लातें मारते हुए जवाब दिया। चाहे मेरे गुरु के पास नवजात आत्मा की साधना का स्तर हो या न हो, तुम्हें कुचलना चींटी को कुचलने जितना आसान है, बलवान व्यक्ति ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। उसका सारा रक्त और आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। लहजे को देखकर वांग हॉन ने अनुमान लगाया कि बलवान व्यक्ति का गुरु संभवतः गोल्डन कोर साधना स्तर पर था। निकट भविष्य में उससे कोई जानकारी प्राप्त करने की संभावना न देखकर वांग हॉन ने उस बलवान व्यक्ति के सिर पर गोल्डन लाइट बाउल से प्रहार कर दिया। आखिरकार वह एक खतरनाक स्थिति में था। 2 अन्य लोगों के साथ जहरीली मधुमक्खियों से निपट रहा था और उसे यकीन नहीं था कि कोई छिपा हुआ खतरा भी है या नहीं। बलवान आदमी का सिर चकनाचूर होते ही जहरीली मधुमक्खियों से लिपटा हुआ जियांग किंग दर्द से चीख उठा। वह सिर को हाथों से पकड़े जमीन पर लौटने लगा और कराहने लगा। रक्त अनुबंध से बंधे हुए स्वामी को पहचानने वाले लोगों को स्वामी की मृत्यु पर गंभीर दंड या यहां तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ता था। मौका पाकर जहरीली मधुमक्खियों का झुंड जियांग किंग के करीब आ गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें बंद हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। 2 दुश्मनों को पर्दाफाश करने के बाद वांग होंग ने अपना ध्यान युन किंग्या की ओर मोड़ा। युन किंग्या जहरीली मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके वस्त्र पसीने से भीगे हुए थे। अब उसमें पहले जैसी शालीनता और आकर्षण नहीं रहा था। अन्य 2 की मृत्यु को देखकर युन किंग्या को एहसास हुआ कि जिस किमियागर को वह सबसे आसान समझती थी, उसने अकेले ही उनमें से 3 को हरा दिया था, जिसमें एक मध्यस्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर भी शामिल था। अब एकमात्र जीवित बची होने के कारण वह और भी अधिक संकट में थी। एक विचार आते ही उसने खुद को सफेद रेशम में लपेट लिया। सफेद रेशम एक सफेद लकीर में बदल गया, जो पल भर में 1 दर्जन गज से अधिक दूरी तक फैल गई और जल्द ही एक छोटे से बिंदु में सिमट गई। युन किंग्या के भाग जाने के बाद केवल वांग होंग ही बचा रहा। उसने दोनों शवों का सारा सामान लूट लिया और फिर उन्हें आग लगा दी। हालांकि दुश्मन भाग निकले, लेकिन वे अपने पीछे वह गठन छोड़ गए। वांग हॉन ने बलवान आदमी के भंडारण थैले की तलाशी ली, लेकिन उसे गठन को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। संरचना से अपरिचित होने के कारण उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। उसने अपने पुराने जबरदस्ती वाले तरीके का सहारा लिया और घटिया किस्म के सफेद क्रिस्टल फलों से बनी स्पिरिट वाइन की एक बोतल निकाली। उसने अपने क्षेत्र में कई सफेद क्रिस्टल फल के पेड़ लगाए थे और दुकान में द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं पर सख्त नियंत्रण के कारण वांग हॉन्ग अतिरिक्त वस्तुओं को आसानी से संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने उन्हें स्पिरिट वाइन में बदल दिया। सफेद क्रिस्टल जैसे फलों से बनी स्पिरिट वाइन न केवल आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करती है, बल्कि लंबे समय तक सेवन करने से इसे और भी परिष्कृत करती है। वांग हॉन्ग ने अपनी समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट वाइन का एक घूंट लिया।
एक बार फिर उसने स्वर्ण मुहर का प्रयोग किया और पूर्ण बल से संरचना को तोड़ दिया। पत्थर के जंगल में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। सभी संरचनाओं को कार्य करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वांग हॉन की रणनीति थी कि वह बेतरतीब ढंग से हमला करे, जिससे संरचना को बनाए रखने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाए और अंततः वह टूट जाए। 3 घंटे बाद और 1 पाउंड दूसरी श्रेणी की स्पिरिट वाइन खत्म करने के बाद स्टोन फॉरेस्ट में छाई धुंध छट गई, जो उस संरचना के ढहने का संकेत था। वह घेरा टूट गया और उसके साथ ही उड़ने पर लगा प्रतिबंध भी गायब हो गया। वांग हॉन ने लिटिल पेंग को छोड़ा, उसकी पीठ पर सवार हुआ और आसमान में उड़ गया, ताकि वह जल्द से जल्द इस परेशानी भरी जगह को छोड़ सके। अपनी उड़ान के कुछ ही देर बाद उसने आगे हाल ही में हुए युद्ध के संकेत देखे। 2 दाववादी गुरु जमीन पर लेटे हुए थे। लिटिल पेंग को नीचे उतरने में मार्गदर्शन करते हुए वांग हॉन ने गिरे हुए साधकों की पहचान की पुष्टि की, जू गैंग और तियानकिंग। जू गैंग की छाती धंस गई थी और हृदय एवं फेफड़ों समेत उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और काफी समय से उसकी जान निकल चुकी थी। दूसरी ओर तियानकिंग के शरीर पर कई घाव थे और उसके बेजान शरीर के चारों ओर खून का एक बड़ा धब्बा जमा हुआ था, जो अब जम चुका था। पास आकर वांग हॉन ने ध्यान से उनका निरीक्षण किया। जू गैंग को पुनर्जीवित करना असंभव था, लेकिन तियानकिंग आश्चर्यजनक रूप से जीवित थी। अमर साधकों में असाधारण जीवन शक्ति होती है। कई फ्रैक्चर और आंतरिक चोटों के बावजूद, शरीर से खून बह जाने के बावजूद, वह किसी तरह जीवित रही। वांग होंग ने एक थैले का उपयोग करके जू गैंग के शरीर को उसमें रखा और फिर तियानकिंग को उपचार की गोलियां दी। उनके पास प्रभावी उपचार गोलियों की सीमित मात्रा थी, क्योंकि उनका ज़ेड मैरो मशरूम अभी परिपक्व नहीं हुआ था और इस समय उनके पास शक्तिशाली उपचार गोलियों की कमी थी। हालांकि उपचार की गोलियों से तियानकिंग की जान अस्थायी रूप से बच गई थी, लेकिन उसकी चोटें गंभीर थीं। वांग हॉन्ग उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता था। वांग हॉन्ग ने अभी तक अपनी टूटी हड्डियों का इलाज भी नहीं करवाया था, केवल उसका दाहिना हाथ ही काम कर रहा था। उसने अपनी चोटों का इलाज करने के लिए एक सुनसान जगह चुनने का फैसला किया, ताकि रास्ते में आने वाले किसी भी अप्रत्याशित खतरे से वह बेहतर तरीके से निपट सके। लिटिल पेन की पीठ पर बैठे वांग होंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तियानकिंग को धीरे से घेर लिया और उसे सुरक्षित रूप से ऊपर उठा लिया। आधे घंटे बाद वांग होंग को एक गुप्त स्थान मिल गया। उसने उड़ने वाली तलवार का उपयोग करके एक पहाड़ी गुफा बनाई। अंदर जाकर उसने प्रवेश द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और हवा के आने जाने के लिए कुछ छोटे छेद छोड़ दिए। सबसे पहले उन्होंने अपनी टूटी हुई हड्डियों को सीधा किया और पट्टी बांधी। अमर साधकों के लिए ऐसी चोटें मामूली मानी जाती थीं। कुछ दवाइयों और 2-3 दिन के आराम से वे ठीक हो जाएंगे। हालांकि उनका बायां हाथ कुछ समय तक असुविधाजनक रहेगा। अपनी चोटों का इलाज करने के बाद उन्होंने तियानकिंग की सहायता करना शुरू कर दिया। कई गोलियां खिलाने के बाद तियानकिंग की हालत अस्थायी रूप से स्थिर हो गई। वांग हॉन को पिछली घटनाओं की सटीक जानकारी नहीं थी। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए 200 से अधिक हड्डियों के टुकड़े, 20 से अधिक फ्रैक्चर और कई जगहों पर खून बहने की आशंका, वह उसका इलाज किए बिना नहीं रह सकता था। अनेक चोटों के कारण वांग हॉन्ग ने तियानकिंग को उनकी दाववादी पोशाक उतारने में मदद की, ताकि सफाई और पट्टी बांधना आसान हो सके। जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, चेहरा लाल हो गया और उंगलियां कांपने लगीं। यह मानसिक दृढ़ता की बात नहीं थी, बल्कि उनकी उम्र के बावजूद ऐसे दृश्यों से उनकी वास्तविक अनभिज्ञता थी। अपने ध्यान भटकने को काबू में रखते हुए उसने तियानकिंग के घावों को साफ करना शुरू किया। घबराहट के कारण उसके कांपते हाथों से कभी कभी पट्टियां इधर उधर गिर जाती थीं। जिस काम में आधा घंटा लगना चाहिए था, वह 2 घंटे तक खींच गया, क्योंकि आखिरकार वह उसके सभी घावों पर पट्टी बांधने में कामयाब हो गया। तियानकिंग का मूल दाववादी वस्त्र बुरी तरह से फटा हुआ था। वांग हॉन्ग ने अपने थैले से एक नया वस्त्र निकाला और सावधानीपूर्वक उसे पहनने में तियानकिंग की मदद की। जैसे ही उसने उसके चेहरे से खून के धब्बे पोंछे, उसकी नज़र तियानकिंग के आकर्षक नैन नक्श पर पड़ी। पहले यूनकिंग्या की चमक के आगे दबी रहने के कारण वह कई लोगों की नज़रों से ओझल हो गई थी। यूनकिंग्या जैसी प्रतिभा और करिश्मा से भरपूर शख्सियत से उनकी तुलना करें तो दुनिया में उनके जैसी शख्सियतें बहुत कम थीं। यूनकिंग्या के बारे में सोचते हुए वांग हॉन्ग खुद को उस हमले से स्तब्ध पा गया जिसका सामना उन्होंने अभी अभी किया था। यूनकिंग्या को गोल्डन कोर एल्डर द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ये समझना मुश्किल था कि वह संप्रदाय के साथ विश्वासघात क्यों करेगी और साथ ही शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों के साथ साजिश क्यों रचेगी। इसके अलावा नींव निर्माण के लिए पंजीकरण करते समय रक्त अनुबंध के समान एक बाध्यकारी बंधन होना चाहिए। क्या यूनकिंग्या को ऐसे परिणामों का डर नहीं था? बात समझ न आने पर वांग हॉन्ग ने इसे फिलहाल नजरअंदाज करने का फैसला किया। आखिरकार ये घटना सीधे तौर पर उसे निशाना बनाकर नहीं की गई थी। तियानकिंग बेहोश रही, उसके घावों पर अभी अभी पट्टियां बांधी गई थीं, उसे हिलने डुलने से पहले 1-2 दिन आराम की आवश्यकता थी। तियानकिंग को बचाने का निर्णय संप्रदाय के सदस्यों के बीच सौहार्द की भावना और व्यावहारिक रूप से एक अतिरिक्त गवाह की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। यदि वह अकेले ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाता और बाद में संप्रदाय उससे पूछताछ करता, तो स्पष्टीकरण देना मुश्किल हो जाता। वांग हॉन्ग पहाड़ की गुफा के एक कोने में बैठकर लूटे गए सामान का जायजा ले रहा था। सबसे दिलचस्प बात बलवान व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा रही भारी भरकम काली छड़ी थी। चूंकि वे दोनों भी शरीर साधना करने वाले थे, इसलिए अगर वह व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता था, तो वांग हॉन्ग भी कर सकता था। उसने 3 फुट लंबी छड़ी उठाई, जिसका एक सिरा एक वयस्क की बांह जितना मोटा था और दूसरा अंडे के आकार का, पकड़ने में सुविधाजनक। मुख्य सामग्री लकड़ी थी, जिस पर गहरे सुनहरे रंग की धातु की नक्काशी की गई थी।
हाथों में तौलने पर उसका वजन लगभग 20,000 जिन था। अपनी वर्तमान 1.5 लाख जिन की शक्ति से वह उसे आसानी से घुमा सकता था। हालांकि यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह वांग होन के लिए वरदान साबित हुआ। हथियार रखने के बाद उसने बलवान व्यक्ति के थैले में तलाशी ली। हालांकि वह फाउंडेशन बिल्डिंग का मध्यम स्तर का साधक था, उसके पास केवल 30,000 स्पिरिट स्टोन थे। बाकी वस्तुएं अधिकतर कम मूल्य की राक्षसी जीवों की सामग्री थीं। गोलियां स्पष्ट रूप से किंगजू संप्रदाय की थीं और कई वस्तुएं जुगैंग और तियान किंग की थीं। वांग होंग ने जियांग किंग के थैले की ओर देखा तो उसे एक भी साधारण आध्यात्मिक हथियार नहीं मिला, बल्कि मुश्किल से 1,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर मूल्य की कुछ अन्य वस्तुएं ही मिलीं। निराश होकर उसने दोनों थैले एक तरफ रख दिए। एक दिन बाद तियान किंग आखिरकार जाग उठी। निश्चित मृत्यु की आशंका से जूझ रही तियान ने खुद को एक पहाड़ी गुफा में सुरक्षित पाया, जहां उसके घावों का कुशलतापूर्वक इलाज किया गया था। कुछ गड़बड़ लग रही थी। दाववादी चोगा बहुत बड़ा था और उसके नीचे के कपड़े भी ठीक नहीं थे। उसने तुरंत अपनी दिव्य चेतना से खुद का जायजा लिया और पाया कि उसकी चोटों का इलाज बिना किसी अप्रिय घटना के हो गया था। उसने राहत की सांस ली, साथ ही वांग होन के इरादों पर शक करने के लिए खुद को दोषी भी महसूस किया। जान बचाने के बावजूद उसके विचार गलत दिशाओं में भटक गए थे। शर्म से लाल होते हुए उसने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद बड़े भाई, मेरी जान बचाने के लिए। तियान किंग कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरे शरीर में दर्द के कारण वह लड़खड़ाकर वापस नीचे गिर गई। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है तियान किंग, हम एक ही संप्रदाय के सदस्य हैं, यह मेरा कर्तव्य है। वांग होंग ने धीरे से उसे वापस लेटने में सहायता की। हालांकि वह जाग चुकी थी, तियान किंग अभी भी कमजोर थी। वांग होंग ने उसे एक और दवा दी और उसने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तियान किंग ने चतुराई से वांग होंग के कपड़े पहनने की असहज स्थिति का जिक्र करने से परहेज किया। साधना जगत में शादी से पहले शरीर दिखाने की कोई प्रथा नहीं थी। 2 दिन आराम करने के बाद वांग होंग के घाव पूरी तरह ठीक हो गए। तियान किंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह अपने उड़ने वाले यंत्र को नियंत्रित कर सकती थी। दोनों एक बार फिर सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में जिनान शहर स्थित था। शहर की दीवारें 20 झांग ऊंची और 5 झांग मोटी थीं। इसकी सतह पर जटिल रूप से बुनी हुई आकृतियां और मंत्र अंकित थे, जबकि साधकों के दल निरंतर गश्त करते रहते थे। येगर दानव कबीले के खिलाफ अग्रिम पंक्ति की रक्षा का काम करता था। हालांकि आकार और जनसंख्या दोनों में यह एजोर वॉर्ड सिटी से छोटा था। फिर भी जिनान शहर की शक्ति एजोर वॉर्ड सिटी के बराबर थी। 50,000 से भी कम आबादी वाले इस शहर में, जो कुछ छोटे कस्बों के बराबर है, कोई भी आम इंसान नहीं रहता था। इसके बजाय कम से कम 2000 फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक लगातार शहर की रक्षा करते थे, जिन्हें 10 से अधिक गोल्डन कोर साधकों का सहयोग प्राप्त था। शहर के द्वार पर फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक आते जाते रहते थे, अक्सर समूहों में, राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर निकलते थे और फिर आराम करने के लिए लौट आते थे। इसी समय फाउंडेशन बिल्डिंग के 2 साधक, एक पुरुष और एक महिला, शहर के द्वार पर प्रकट हुए। वे वांग होंग और तियान किंग थे, जो 3 दिनों की यात्रा करके जिनान शहर पहुंचे थे। एजोर वॉर्ड सिटी के विपरीत, जो पूरी तरह से किंगजू संप्रदाय के अधीन थी, जिनान सिटी का शासन वरिष्ठ नागरिकों की एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक एक प्रमुख संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। इन वरिष्ठ नागरिकों में प्रत्येक संप्रदाय से कम एक गोल्डन कोर साधक शामिल होता था और ये सामूहिक रूप से शहर का प्रबंधन करते थे। वांग होंग और तियान किंग ने शहर में किंगशू संप्रदाय के निवास का पता लगाया, अपने आगमन की सूचना दी और थोड़ी देर इंतजार के बाद उन्हें एक हॉल में ले जाया गया। इसके कुछ ही समय बाद फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण में एक साधक पिछले हॉल से बाहर निकला। हाँ, मैं शेन जियान हूँ, दूर से आपको नमस्कार न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। स्वागत है मेरे जूनियर और जूनियर सिस्टर, आपने बहुत दूर से यात्रा की है, उसने गर्मजोशी से अभिवादन किया। लंबे कद के शेन जियान ने बैंगनी सुनहरे रंग का दाववादी मुकुट पहन रखा था और उनकी ठोड़ी पर करीने से सजी हुई 1 फुट लंबी दाढ़ी की 3 लंटें थीं। वरिष्ठ शेन, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वांग होंग हूँ। वांग होंग ने घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया के तहत सत्यापन हेतु अपना संप्रदाय टोकन सौंपते हुए कहा। तियान किंग ने अपना परिचय दिया और शेन जियान को अपना टोकन भेंट किया। टोकन की पुष्टि करने के बाद शेन जियान ने पूछा, पंथ ने 5 लोगों को भेजा था, लेकिन केवल 2 ही पहुंचे हैं। बाकी 3 कहाँ हैं? और ऐसा लगता है कि सिस्टर तियान घायल हैं। वांग होंग और तियान किंग ने अपनी यात्रा का वृतांत सुनाया और शेन जियान को जुगैंग का शव सौंप दिया। वांग होंग ने संप्रदाय की निजता नीति का सम्मान करते हुए अपनी लड़ाई का विवरण नहीं दिया। अप्रत्याशित घटनाक्रम, कृपया एक पल रुकिए, मैं सीनियर ब्रदर सॉन्ग को सूचित कर देता हूँ, शेन जियान ने हॉल से जल्दी से निकलते हुए कहा। वापस लौटने पर शेन जियान ने उन दोनों से कहा, सीनियर ब्रदर सोंग आपकी उपस्थिति चाहते हैं, कृपया मेरे साथ आइए। शेन जियान के पीछे पीछे वे एक बाहरी बालकनी पर पहुंचे, जहां शेन जियान रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा था। अंदर आओ, अंदर से एक दबी हुई आवाज आई। शेन जियान अंदर आया और उसने देखा कि एक मोटा ताजा साधक मेज पर बैठा एक बड़ा सा सुअर का पैर खा रहा था। चिकनाई से उसका चेहरा, नाक और खाने से भरा मुंह ढका हुआ था। उसने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। कुछ चाहिए? उसने पूछा, हालांकि मेज पर मौजूद इकलौते घोड़े के खुर से कुछ और ही संकेत मिल रहा था। धन्यवाद सीनियर ब्रदर सॉन्ग, लेकिन हमें भूख नहीं है, उन्होंने एक साथ जवाब दिया। जब उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया तो उसने उन्हें निर्देश दिया, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था।
वांग होंग और तियान किंग ने अपने अनुभवों को एक बार फिर सुनाया, जबकि सीनियर ब्रदर सोंग विचारशील भाव से प्रत्येक निवाले का स्वाद लेते हुए विचारमग्न रहे। कुछ देर बाद सीनियर ब्रदर सोंग ने कहा, क्या ऐसे और भी रक्त अनुबंध हैं? मुझे दिखाओ। वांग होंग ने बलवान व्यक्ति के भंडारण थैले से जल्दी से कई रक्त अनुबंध निकाले और उन्हें सीनियर ब्रदर सोंग के सामने मेज पर रख दिया। मोटा ताजा किसान अपने सुअर के पैर का आनंद लेते हुए उन्हें ध्यान से देख रहा था। ये विशेष रूप से तैयार किए गए रक्त अनुबंध हैं, जो स्वामी दास समझौते के समान हैं। इन पर हस्ताक्षर करने से लक्ष्य पर मौजूद कमजोर रक्त अनुबंध भी टूट सकते हैं। उसने तीनों की ओर हाथ हिलाते हुए समझाया, मुझे अब इस मामले की जानकारी है। आप जा सकते हैं। तीनों लोग बालकनी से बाहर निकले और वापस उसी हॉल में चले गए। चिंता मत करो, बड़े बुजुर्ग इस मामले को संभाल लेंगे। हम अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, शेन जियान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बड़े भाई, आपने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है? वांग होंग ने पूछा। जूनियर ब्रदर वांग पिल हॉल के द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ हैं। स्वाभाविक रूप से आप संप्रदाय की आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकान में एक स्थायी रसायनज्ञ के रूप में सेवा करने जाएंगे। आप पूर्वी गली में जा सकते हैं, वहां एक किंग्सू टावर है जो हमारे संप्रदाय की विशेष वस्तुओं को बेचने में माहिर है। बस ये जेड स्क्रॉल दिखाएं और दुकानदार वू दायोंग से मिलें, शेन जियान ने वांग होंग को जेड स्क्रॉल देते हुए समझाया। धन्यवाद सीनियर ब्रदर शेन। छोटे भाई वांग, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। शेन जियान मुस्कुराए और तियान किंग की ओर इशारा करते हुए बोली, तियान किंग, जाओ आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। 1 महीने बाद मुझसे मिलने आना, तब मैं तुम्हें काम सौंप दूंगी। धन्यवाद सीनियर ब्रदर शेन। तियान किंग ने आभार व्यक्त किया। संप्रदाय के निवास से निकलने के बाद तियान किंग ने वांग होंग को धन्यवाद देते हुए कहा, इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर वांग। अब आप किंगशू टावर जा रहे हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। तियान किंग, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो यहीं से विदा लेते हैं। विदाई लेने के बाद वांग होंग पूर्वी गली की ओर चल पड़ा। जिनान शहर में 4 मुख्य सड़कें थीं, पूर्वी सड़क, पश्चिमी सड़क, दक्षिणी सड़क और उत्तरी सड़क, साथ ही कई छोटी गलियां भी थीं। वांग होंग को ईस्ट स्ट्रीट पर स्थित किंगजू टावर तुरंत मिल गया, एक भव्य इमारत जो गतिविधियों से गुलजार थी। टावर में प्रवेश करते ही एक नौकरानी तुरंत उसके पास पहुंची। मैं मैनेजर वू को ढूंढ रहा हूं। नौकरानी के बोलने का इंतजार किए बिना वांग होंग ने अपना किंगशू संप्रदाय का टोकन दिखाते हुए सबसे पहले यह बात कही। नौकरानी एक पल के लिए रुक गई, यह महसूस करते हुए कि संप्रदाय का एक वरिष्ठ व्यक्ति आ गया है। वरिष्ठ चाचा जी, कृपया अंदर आइए। दुकान में मौजूद नौकर चाकर, जिनमें नौकरानियां और लड़के भी शामिल थे, को किंगशू संप्रदाय के अनुप्रयुक्त शिष्य माना जा सकता था। नौकरानी वांग होंग को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई और एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर नींव भवन के मध्य चरण में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वांग होंग का मुस्कुराते हुए स्वागत किया, ये सोचते हुए कि कोई महत्वपूर्ण सौदा हो गया है। वरिष्ठ भाई वो, मैं इस संप्रदाय का एक रसायन शास्त्री हूँ। ये मेरे संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह और वरिष्ठ भाई शेन का जेड स्क्रॉल है। कृपया इन्हें देखें। वांग होंग ने प्रतीक चिन्ह और जेड स्क्रॉल प्रस्तुत किया। वू दयोंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन फिर से खिल उठी। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटे भाई। ये कहते हुए वू दयोंग ने सावधानीपूर्वक दोनों वस्तुओं को उठाया और अन्य किसी की तुलना में अधिक बारीकी से उनकी जांच की। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वू दयोंग ने टोकन वांग होंग को लौटा दिया। लोग वाकई वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। छोटे भाई वांग, इतनी कम उम्र में द्वितीय श्रेणी के कीमियागर बन गए, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। वांग होंग की हालिया नींव निर्माण की उपलब्धि से प्रभावित होकर वू दायोंग ने कहा। वरिष्ठ भाई वो, आप बहुत दयालु हैं। यह महज संयोग है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे निवास और रसायन शास्त्र संबंधी कर्तव्यों की व्यवस्था कैसे की जाएगी। मैं वरिष्ठ भाई वो से मार्गदर्शन चाहती हूँ। वू दायोंग ने वांग होंग को किंगशू टावर के पीछे एक एकांत आंगन में सजाया। ये स्थान विभिन्न प्रकार के फर्नीचर से सुशोभित था और फर्नीचर की कारीगरी उत्कृष्ट थी। अगले कुछ वर्षों तक वांग होंग अपना समय यहीं बिताएगा। उसकी जिम्मेदारी ग्राहकों से रसायन शास्त्र के ऑर्डर लेना और इनाम इकट्ठा करना था। इसके अलावा वह किंगसू टावर के लिए गोलियां बनाने में मदद कर सकता था, जिन्हें बेचा जा सकता था, लेकिन यहां बेची जाने वाली अधिकांश गोलियां संप्रदाय द्वारा आंतरिक रूप से ही आपूर्ति की जाती थी, इसलिए यह पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्य था। अपने खाली समय में वांग होंग अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था, बशर्ते वह बहुत दूर न हो और जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क किया जा सकता था। एक द्वितीय श्रेणी के कीमियागर के रूप में इस तरह का अनुभव काफी ज्ञानवर्धक था। वांग होंग को व्यवस्थित करने के बाद वह झांग चुनफेंग और बड़े भाई को ढूंढने गया, जो पहले यहां आ चुके थे। कल उसने वरिष्ठ भाई शेन जियान से उनके पते के बारे में पूछताछ की थी। साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में साउथ सिटी स्ट्रीट के पीछे एक गली थी जिसमें एक ही वास्तुशिल्प शैली के सुव्यवस्थित घर थे। ये वह क्षेत्र था जहां किंगजू संप्रदाय ने फाउंडेशन बिल्डिंग के शिष्यों के लिए आवासों की व्यवस्था की थी। वांग होंग को एक घर मिला, उसने अंदर एक ट्रांसमिशन ताबीज भेजा। ये घर संरचनाओं द्वारा सुरक्षित थे और दरवाजे पर दस्तक देने से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और झांग चुनफेंग बाहर निकला। बड़े भाई, आप भी यहाँ हैं। वांग होंग को देखकर झांग चुनफेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। फाउंडेशन बिल्डिंग पहुंचने के कुछ ही समय बाद मुझे इस जगह पर तैनात किया गया था। चलिए अंदर बात करते हैं, वांग होंग ने पहल करते हुए कहा। जी हाँ बड़े भाई, कृपया अंदर आइए। वांग होंग झांग चुनफेंग के घर में उनके पीछे पीछे गया, जो वांग होंग के एकांत आंगन की तुलना में छोटा और सजावट में सरल था।
झांग चुनफेंग ने स्पिरिट टी का एक बर्तन बनाया और दोनों ने जिनान शहर और सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से संबंधित विभिन्न मामलों पर बातचीत की। उनकी बातचीत से वांग होन को पता चला कि सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में राक्षसों का शिकार करना आसान काम नहीं था। मनुष्य दानव कुल के सदस्यों का शिकार करते थे और बदले में दानव कुल मनुष्यों का शिकार करते थे। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां राक्षसी जीवों का एक बड़ा समूह मनुष्यों के आने और उनका शिकार करने का इंतजार करता हो। सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में असंख्य पक्षी और जीव जंतु रहते थे और उनमें से कुछ दानव कुल की आंखें और कान थे। इसलिए दानव कुल अक्सर मानव साधकों को मारने के लिए घात लगाकर हमला करते थे। कुछ दिन पहले सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में 10 लोगों के एक दल पर राक्षसी जीवों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। नींव निर्माण के 2 साधक मौके पर ही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। उनके साथ मिशन पर गए बड़े भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और अब घर पर स्वस्थ हो रहे हैं। राक्षसों का शिकार करने की प्रक्रिया में चोटें लगना आम बात थी और मौतें भी दुर्लभ नहीं थीं। जब वे दानव वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, सीमा पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यूनकिंग्या चुपचाप जंगल से गुजर रही थी। पश्चिम झोउ दानव क्षेत्र में लापरवाही से बाहर घूमने वाले मनुष्य कई राक्षसी जानवरों का निशाना बन जाते थे। दानव कबीला विभिन्न कारणों से मनुष्यों का शिकार करता था। कुछ को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बेहतर क्षमता वाले लोगों को पाला जाता था और कुछ को तो दानव कबीले के पालतू जानवर बनने के लिए भी चुना जाता था। क्योंकि मनुष्य अधिक बुद्धिमान थे, उन्हें वश में करना आसान था और वे अधिक उपयोगी थे, इसलिए दानव वंश में मानवों को पालतू जानवर के रूप में रखना काफी लोकप्रिय था। यूनकिंग्या पश्चिमी झोउ दानव लोक की मूल निवासी थी। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने माता पिता और कुछ चाचाओं के साथ एक एकांत पहाड़ी गुफा में रहती थी। परिवार जंगली फल इकट्ठा करके और छोटे जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करता था। बचपन से ही कमजोर होने के कारण उसके चाचा उससे ज्यादा स्नेह नहीं करते थे। हालांकि उसके माता पिता ने कभी उसे दोष नहीं दिया और उसे हमेशा अपनी हथेली में मोती की तरह प्यार करते रहे। अक्सर भूखा रहने और ठीक से कपड़े न मिलने के बावजूद यूनकिंग्या अपने माता पिता के प्यार से खुश रहती थी। आज भी उन पलों को याद करके उसका दिल खुश हो जाता है। जब वह 5 साल की थी, तब उस पर विपत्ति आ पड़ी। एक दिन दानव कबीले के सदस्यों के एक समूह ने उनकी पहाड़ी गुफा पर हमला किया और सभी को पकड़ लिया। उन्होंने यूनकिंग्या के माता पिता सहित सभी वयस्कों को मार डाला। उसने देखा कि एक राक्षसी जानवर ने उसके पिता को नीचे गिरा दिया, उनका पैर काट दिया और चारों ओर खून बह गया। छोटी यूनकिंग्या ने अपने माता पिता की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा और पाया कि उनकी आंखों में अनिच्छा, चिंता और शायद कुछ और भी भाव थे। फिर उसे और बच्चों के एक समूह को एक साथ इकट्ठा किया गया और सचमुच एक और पहाड़ी गुफा में बंद करके पाला पोसा गया। प्रतिदिन खाना बेतरतीब ढंग से फेंका जाता था, जिससे बच्चों के बीच अफरा तफरी मच जाती थी। भोजन में लगभग सड़े हुए जंगली फलों से लेकर जंगली सब्जियों के पत्तों तक कभी कभी कुछ अज्ञात मांस भी शामिल होता था। एक बार यूनकिंग्या को कीमे के ढेर में एक मानव उंगली मिली, जिसने उसे अपने मारे गए माता पिता की याद दिला दी। तब से उसने मांस के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय भूखा रहना पसंद किया। उनमें से कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। 3 बच्चों को आग के ढेर से बांधकर सबके सामने जिंदा भून दिया गया। जलते हुए मांस की गंध हवा में फैल गई और चीखें गूंजती रहीं, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि दोबारा भागने की हिम्मत किसी की न हो। 2 साल तक पाले पोसे जाने के बाद यूनकिंग्या को काले शल्कों से ढके मानव रूप वाले एक दानव कबीले के सदस्य को बेच दिया गया। वहां उसे स्वीकार किए जाने के बाद वह उस दानव कबीले की पालतू बन गई। बाद में 50 या 60 वर्ष की आयु के एक अन्य मानव पालतू को उसे शिक्षित करने का कार्य सौंपा गया। प्रतिदिन वह मानव जाति की भाषा, लेखन और विभिन्न रीति रिवाज सीखती थी। शिक्षा में चलने की मुद्रा और बोलने के लहजे जैसी छोटी से छोटी बातें भी शामिल थीं। आवश्यकताओं को पूरा न करने पर दंड दिया जाता था। 18 वर्ष की आयु में उसे एजोर वॉर्ड सिटी लाया गया। वहां कुछ समय बिताने के बाद वह सफलतापूर्वक किंगजू संप्रदाय में शामिल हो गई। किंगजू संप्रदाय में उसे बड़ों से स्नेह और साथी शिष्यों से प्रशंसा मिली, जिससे वह क्षण भर के लिए भूल गई कि वह सिर्फ एक पालतू इंसान है। हालांकि ये खुशी क्षणिक थी। उसे एक अन्य मानव पालतू के साथ सहयोग करने का आदेश मिला, जिसमें किंगशू संप्रदाय के कुछ शिष्यों को वश में करके दानव कबीले के लिए गुप्त एजेंट बनाना था। अब किसी की संपत्ति होने के बावजूद वह सावधानी से चलती थी। अगर रास्ते में मिलने वाले दानव कबीले के सदस्य उसे खाने के लिए मार देते, तो उसका मालिक बदला नहीं लेता, शायद बस कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देकर भरपाई कर देता। क्योंकि दानव वंश औषधि बनाने की विधि में पिछड़ गया था, इसलिए उनके लेन देन में शायद ही कभी औषधियां शामिल होती थीं, जिनमें ज्यादातर कच्ची आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होती थीं। 2 दिनों तक छिपकर रहने के बाद वह आखिरकार अपने मालिक की गुफानुमा हवेली में लौट आई, एक बहुत बड़ा पत्थर का महल जो पूरी तरह से नीले पत्थरों से बना था। मुख्य हॉल के ऊपरी हिस्से में नुकीले दांतों वाला, काले शल्कों से ढका हुआ और मोटी पूंछ वाला एक दानव कुल का सदस्य ऊंचाई पर बैठा था। 2 हटे कट्टे इंसान, जो देखने में महिलाएं लगन से इस दानव कुल के सदस्य की सेवा कर रहे थे। दोनों महिलाएं लंबी और मांसल थीं, उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, चेहरे पर बाल थे और उनके मुंह पर बारीक दाढ़ी की एक परत थी। दानव वंश के भीतर सभी प्राणी राक्षसी जानवरों का रूप धारण नहीं करते थे, कुछ में कुछ हद तक मानवीय रूप रंग भी होता था। सामान्यतः राक्षसी जीव केवल चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद ही रूपांतरित हो सकते थे। चौथे स्तर का राक्षसी जीव मानव जाति के नवजात आत्मा क्षेत्र के समकक्ष था। हालांकि कुछ राक्षसी जीव तीसरे स्तर से ही, जो मनुष्यों के स्वर्ण कोर क्षेत्र के समकक्ष है, आंशिक रूप से रूपांतरित हो सकते थे। वे मानव रूप और दानव कुल की विशेषताओं दोनों को बनाए रखते थे, जिससे उनका रूप विचित्र लगता था, न तो पूरी तरह से मानव और न ही दानव।
कुछ विशेष मामलों में उच्च श्रेणी के रूपांतरित दानव जन्म देने पर ऐसी संतानें पैदा करते थे जो कम उम्र से ही मनुष्यों जैसी होती थीं। मानव जैसे दिखने वाले इन वंशजों में भी मानव रूप रंग वाले वंशज पैदा होने की संभावना थी। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी जो दानव क्षेत्र में मानवीय और राक्षसी लक्षणों के मिश्रण वाले कई व्यक्तियों का अस्तित्व उत्पन्न हुआ। काले कवच से ढके शरीर वाला वह प्राणी जो एक दानव और मानव का संकर था, एक तृतीय श्रेणी का राक्षसी जानवर था जिसने अपना रूपांतरण पूरा नहीं किया था, मूल रूप से एक ब्लैक जियाओ था। फिलहाल ये दो हष्टपुष्ट महिलाओं की सेवाओं का आनंद ले रहा था, जो नीचे हो रहे नृत्य को देख रही थीं और कभी कभी जोर जोर से जयकारे लगा रही थीं। भव्य हॉल के बीचों बीच एक दर्जन से अधिक थाली के आकार के मेंढकों का एक समूह खुशी से उछल कूद कर रहा था। वे अपने आगे के पैर पीछे के पैर फैला रहे थे, एक पैर से कूद रहे थे, दो पैरों से कूद रहे थे, तीन पैरों से कूद रहे थे, पालथी मारकर कूद रहे थे, आगे की ओर कूद रहे थे, पीछे की ओर कूद रहे थे। ये दानव वंश के बीच एक प्रसिद्ध नृत्य था जिसे अराजक मेढक नृत्य के नाम से जाना जाता था। जब राक्षसी जानवर नृत्य देख रहा था तब ह्यूनकिंग्या बाहर से अंदर आए और तुरंत जमीन पर लेट गई। दानव कुल के अधिकांश सदस्य शिष्टाचार का ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, प्रवेश करते समय किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यदि किसी का सामना किसी भूखे या गुस्सैल राक्षस से हो जाता तो उसे पूरा निगल जाना आम बात थी। इसलिए निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव उच्च श्रेणी के जीवों को लापरवाही से परेशान करने का साहस नहीं करते थे। गुरुजी, मिशन विफल हो गया और टाइटा को मानव जाति ने मार डाला, ह्यूनकिंग्या ने सावधानी से कहा। उसे डर था कि ब्लैक जियाओ क्रोध में आकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने एक मानव सेवक को उसकी अक्षमता के कारण ब्लैक जियाओ द्वारा टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा था। गरज, फिर तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? ब्लैक जियाओ सचमुच गुस्से से आग बबूला था। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक लंबा चाबुक प्रकट हुआ जो निर्दयता से ह्यूनकिंग्या की ओर चला। गरज, चटक चटक, कोड़े की मार बार बार पड़ती रही जिससे ह्यूनकिंग्या के शरीर पर खून के निशान पड़ गए। उसी समय ह्यूनकिंग्या को थोड़ी राहत महसूस हुई। शायद ब्लैक जियाओ उसे मारेगा नहीं। बचपन से लेकर वयस्कता तक इस तरह की सजा हमेशा उसके साथ रही थी। जब काला जियाओ प्रसन्न होता तो वह उसे कुछ बार कोड़े मारता और जब क्रोधित होता तब भी वह उसे कोड़े मारता। यदि एक अमर साधक की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के कारण ऐसा न होता तो उसका शरीर घावों से भरा होता और उस पर अच्छी त्वचा का कोई अंश नहीं बचा होता। इसका मुख्य कारण मानव जाति की तुलना में दानव वंश के भिन्न सौंदर्यबोध थे। वे शक्ति का सम्मान करते थे और बलवान एवं शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रशंसा करते थे। स्त्री सौंदर्य के मामले में वे लंबी और मांसल महिलाओं को पसंद करते थे, आदर्श रूप से घने शरीर के बालों वाली और चेहरे पर भी थोड़े बाल हों, क्योंकि दानव कुल के सदस्यों के शरीर पर या तो फर होते थे या शल्क। इसलिए जब उन्होंने ह्यूनकिंग्या को उसकी चिकनी और कोमल त्वचा के साथ देखा तो उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। इसलिए भले ही वह उसकी पालतू इंसान थी, ब्लैक जियाओ अब भी उससे नफरत करती थी। यदि यह बात न सुनी गई होती कि मानव जाति असाधारण रूप से विकृत है और इन बेहद बदसूरत महिलाओं को पसंद करती है तो वह ह्यूनकिंग्या को बहुत पहले ही खा चुकी होती। इसने ह्यूनकिंग्या को मानव जाति के बीच गुप्त रूप से भेजा, जिसका उद्देश्य दानव कबीले की एक बड़ी साजिश से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं बनाना था। कुछ देर तक कोड़े खाने और बगल में बैठी दो महिलाओं की मजबूत जांघों को सहलाने के बाद ब्लैक जियाओ धीरे धीरे शांत हो गया। इतनी लंबी, सुगठित काया, घने शरीर और चेहरे के बालों वाली महिलाएं राक्षसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, लाखों में एक। आखिरकार अधिकांश मानव महिलाएं कोमल और नाजुक दिखती थीं, उनकी त्वचा चिकनी और कोमल होती थी और उनमें स्पर्श की कोई अनुभूति नहीं होती थी। मैंने तुम्हें रसायन विद्या सीखने के लिए भेजा था, क्या तुमने इसमें महारत हासिल कर ली है? ह्यूनकिंग्या को रसायन विद्या सीखने के लिए भेजने का एक और उद्देश्य था। पश्चिमी जो दानव क्षेत्र में रसायन विद्या या औजारों को परिष्कृत करने में सक्षम दानव प्राणियों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि दानव वंश में इस क्षेत्र में कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। उनकी वंशानुगत रक्तरेखाओं ने उन्हें विभिन्न शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान की, जैसे नुकीले दांत, पंजे, मजबूत कवच और कुछ दानव प्राणी स्वाभाविक रूप से कुछ जादुई कलाओं में निपुण थे। हालांकि इसने उनकी रचनात्मक क्षमताओं को काफी हद तक सीमित कर दिया। गुरुजी, मैंने दूसरे दर्जे की गोलियां बनाना सीख लिया है, ह्यूनकिंग्या ने बताया। ये सुनकर ब्लैक जियाओ का मूड ठीक हो गया। रसायन विद्या में निपुण मानव पालतू जानवर का होना भविष्य में धन का स्रोत बनने जैसा था। पश्चिमी जो दानव लोक में गोलियों की बहुत मांग थी और हालांकि वे विशेष रूप से राक्षसी जीवों के शोधन के लिए नहीं बनाई गई थी, फिर भी वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के सीधे सेवन से कहीं अधिक प्रभावी थीं। अगर इंसानों को तुम्हारे जैसी बेहद बदसूरत औरतों से लगाव न होता तो मैं तुम्हें अब तक खा चुका होता। ठीक है, तुम जा सकती हो, काले जियाओ ने अधीरता से कहा और ह्यूनकिंग्या को जाने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। किंगजू टावर में 2 दिन बिताने के बाद वांग होन को बुदायोंग का एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि कुछ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करनी है। बुदायोंग के मार्गदर्शन में वांग होन एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चाओं के लिए निर्धारित था। आश्चर्यजनक रूप से उनके आगमन के कुछ ही दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर सामने आया, जिससे उनकी जिज्ञासा जागृत हुई। गुप्त कक्ष में प्रवेश करने पर वांग होंग ने बुदायोंग को एक साधक के साथ पाया, जिसने एक बड़ा काला चोला पहना हुआ था और उसके चेहरे का अधिकांश भाग एक लिबादे से ढका हुआ था। केवल 2 आंखें दिखाई दे रही थीं, जिससे रहस्य और गोपनीयता का भाव झलक रहा था। स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति किसी बड़े रहस्य को छुपाए हुए था। वांग होन के आगमन को देखते हुए बुदायोंग ने तुरंत परिचय दिया, साथी दाओवादी गु, ये हमारे किंगशू टावर के निवासी द्वितीय श्रेणी के कीमियागर हैं। साथी दाओवादी गु ने कर्कश स्वर में पूछा, मुझे आश्चर्य है, आपकी द्वितीय श्रेणी की शोधन गोलियों की सफलता दर क्या है?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि फेलो दाओइस्ट किस प्रकार की गोली चाहते हैं। अधिकांश लगभग 30% होती हैं, लेकिन कुछ 40% तक भी पहुंच सकती हैं, वांग होंग ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। सामान्यतः 30% सफलता दर वाले द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ को सक्षम माना जाता था। वांग होंग की वास्तविक सफलता दर पहले से ही 50% से अधिक थी। पोषक तत्व की गोली का क्या होगा? साथ ही दाववादी गू ने चिंता से पूछा। लगातार परिष्करण के कारण नरिशिंग एसेंस पिल 40% तक पहुंच सकती है, वांग होंग ने उत्तर दिया। पोषणवर्धक सार गोली का जिक्र सुनकर वांग होंग थोड़ा निराश हुआ। उसके पास पोषणवर्धक सार गोली के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वस्त्रधारी साधक गू ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, कृपया जांच करें कि ये सामग्रियां उपयुक्त हैं या नहीं, मित्र। उसने वांग होंग को एक भंडारण थैली सौंपी, जिसे खोलकर उसने पौष्टिक सार की गोली बनाने की सामग्री पाई। मात्रा काफी अधिक थी, 40 भाग, जिससे इस व्यक्ति के आसपास के रहस्यमय वातावरण का पता चलता है। वांग होंग सोच रहा था कि उसने इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कैसे जमा कर लीं। उसे याद आया कि उसने पौष्टिक सार की गोलियां खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन संप्रदाय के बाजार में छानबीन करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली थी। इस रहस्यमय व्यक्ति ने तो मानो ये सारी जड़ी बूटियां बड़ी आसानी से हासिल कर ली थीं। 40% सफलता दर के साथ इस बैच से कम 160 गोलियां बन सकती थीं। इतनी संख्या देखकर कई लोग ईर्ष्या कर सकते थे। जिनान शहर में कई गुट थे और सुरक्षा के मामले में यह एजोर वार्ड शहर से कहीं बेहतर था। यहाँ लगभग हर महीने गलियों में झगड़े होते रहते थे। काले वस्त्रधारी साधक ने अनुमान लगाया था कि वांग होंग इस उदार प्रस्ताव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसने संभावित प्रतिक्रियाओं के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की थी, यहाँ तक कि अपने उत्तरों के लहजे और शब्दों की भी योजना बना ली थी। हालांकि जब वांग होंग ने सामग्री ली तो उसने बस उन पर एक नजर डाली, उन्हें सरसरी तौर पर गिना और कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे काले वस्त्रधारी साधक थोड़ा निराश और आत्मसंदेह से ग्रस्त हो गया। उसने मात्रा को पर्याप्त समझा था और सूचना के रिसाव को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए थे। शायद, उसने सोचा, ये केवल बाहरी दुनिया से उसके कम परिचय का परिणाम था। स्वयं एक रसायन शास्त्री वांग होंग प्रत्येक रसायन विद्या सत्र के लिए 100 से अधिक सामग्रियों के सेट तैयार करने के आदी थे। केवल कुछ दर्जन सामग्रियों के साथ उन्हें प्रभावित करना एक चुनौती थी। उन्होंने सहज भाव से कहा, पोषक तत्व की गोलियों की सामग्री के कुल 40 सेट। इससे लगभग 160 गोलियां बननी चाहिए। इसके अलावा मुझे तैयार गोलियों में से 30% अपनी रसायन शास्त्र की फीस के रूप में निकालना होगा। रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्रियों द्वारा उत्पादित गोलियों में से कुछ हिस्सा मुआवजे के रूप में लेने की प्रथा थी। उदाहरण के लिए, यदि 10 गोलियां सफलतापूर्वक तैयार हो जाती थीं, तो रसायन शास्त्री उनमें से 3 गोलियां ले लेता था। ये प्रत्यक्ष पुरस्कार था, क्योंकि किमियागरों में कुछ गोलियों को गुप्त रूप से छिपाने की प्रवृत्ति भी होती थी, जिसकी मात्रा किमियागर के कौशल और चरित्र पर निर्भर करती थी। इसलिए एक कुशल रसायनज्ञ अच्छी खासी आमदनी का आनंद ले सकता है, जिससे वह खेती करने वालों के बीच उच्च आय वाले समूहों में शामिल हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच मुआवजे की शर्तें आसानी से तय हो गईं। आखिरकार, वांग होंग की 40% दवा बनाने की सफलता दर को दूसरे दर्जे के रसायन शास्त्रियों के बीच सम्मानजनक माना जाता था। कुछ रसायन शास्त्री जिनकी सफलता दर 50 या 60% तक अधिक होती है, वे भी शायद केवल 30 या 40% ही देते हैं और अतिरिक्त राशि खुद रख लेते हैं। अगली दवाइयां लेने की तारीख तय होने के बाद काले वस्त्रधारी साधक जल्दी से चला गया और वांग होंग अपने रसायन विद्या के काम पर लौट आया। अपने घर लौटकर वांग होंग ने 40 सेट सामग्रियां निकालीं। वह द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ था और उसने एक ही सत्र में कई सेट सामग्रियों को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया था। इसका मुख्य कारण द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सीमित आपूर्ति थी, जो इस तरह की विलासिता के लिए अपर्याप्त थी। इस बार उन्होंने 5 सेट से शुरुआत करने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने स्वयं ही 200 से अधिक सेट पौष्टिक सार गोली सामग्री जमा कर ली थी, इसलिए उन्होंने उन सभी को एक साथ परिष्कृत करना बुद्धिमानी समझा। 5 सेटों के साथ पहले प्रयास में केवल 6 गोलियां ही प्राप्त हुईं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के व्यर्थ होने के मामूली दर्द को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने दूसरे प्रयास की ओर कदम बढ़ाया। कोई भी नया काम शुरू करने पर शुरुआती चुनौतियां आना स्वाभाविक था और वांग होंग ने भी इस प्रक्रिया को सीखा। 5 सेटों के साथ दूसरे प्रयास में 8 गोलियां बनी। थोड़े आराम के बाद उन्होंने तीसरे बैच को परिष्कृत करने का काम शुरू किया। 1 महीने बाद उन्होंने सभी पौष्टिक सार गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। अंत तक वे एक ही सत्र में 30 सेट परिष्कृत करने में सक्षम हो गए, जिससे गोली की सफलता दर लगभग 30% हो गई। हालांकि रसायन विद्या की इस विधि में काफी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बर्बाद हो गईं, लेकिन इससे उनका काफी समय बच गया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के महत्व की तुलना में वांग होंग अपने समय को अधिक महत्व देता था। बचे हुए समय का उपयोग वह साधना तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने, जादुई कलाओं में गहराई से उतरने और मंत्र और ताबीज बनाने की कला सीखने में कर सकता था। इसके विपरीत, कुछ अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, जैसे कि द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक फल और सफेद क्रिस्टल फल, जिन्हें उसने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लगाया था, जमा होती जा रही थी क्योंकि वह उन सभी का उपभोग नहीं कर सकता था और बहुत अधिक बेचने में संकोच कर रहा था। सफेद क्रिस्टल फलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए वांग होंग ने उन सभी को किण्वित करके दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन बना ली। अब जब सफेद क्रिस्टल फलों का प्रसंस्करण हो चुका था, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में सफेद क्रिस्टल फलों से बनी स्पिरिट वाइन का भंडार था। सफेद क्रिस्टल फल से बनी स्पिरिट वाइन निस्संदेह एक अनमोल पदार्थ थी। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करती थी बल्कि उसे शुद्ध भी करती थी, जिससे यह एक दुर्लभ और मूल्यवान खजाना बन जाती थी।
हालांकि वांग होंग इसे लापरवाही से नहीं बेच सकता था। अगर वह सिर्फ 100 किलोग्राम भी बाजार में उतारता तो निश्चित रूप से सनसनी फैल जाती। फिर भी उसके पास हजारों किलोग्राम सफेद क्रिस्टल फ्रूट स्पिरिट वाइन का भंडार था और इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही थी। वह सफेद क्रिस्टल जैसे फलों के पेड़ों को काटने का साहस नहीं जुटा सका। आज गोलियां पहुंचाने का तय समय था। अपनी साधना पूरी करने के बाद वांग होंग ने कोई और काम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक बर्तन में स्पिरिट टी बनाए और आराम से उसकी चुस्कियां लीं। अब उसे पता चल गया था कि इस चाय को क्यूलॉन्ग चाय कहा जाता है, एक ऐसी चाय जिसे औषधिशाला के मास्टर मेई हमेशा से बहुत पसंद करते थे। बर्तन खत्म करने से पहले ही उसे एक संदेश मिला कि किसान गोलियां लेने आया है। वांग होंग उस गुप्त कक्ष में गया जहां वे पिछली बार मिले थे। साधक ने अभी भी काला चोगा पहन रखा था और उसका लबादा उसके चेहरे को ढके हुए था। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद, साथी दाववादी। वांग होंग ने प्रवेश करते ही अभिवादन किया और फिर सीधे काले वस्त्रधारी साधक को कई दवा की बोतलें सौंप दी। कुल 160 गोलियां सफलतापूर्वक तैयार की गईं। 48 गोलियों की रसायन शास्त्र की फीस घटाने के बाद आपके पास कुल 112 गोलियां बचती हैं। कृपया पुष्टि करें। काले वस्त्रधारी साधक ने दवा की बोतलें लीं, दैवीय चेतना का उपयोग करके पुष्टि की, संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर विदाई ली। किसान के जाने के बाद वांग होंग ने 5 पौष्टिक सार की गोलियां निकाली और उन्हें वू दयोंग को सौंप दिया। स्थानीय रसायनज्ञ होने के नाते वू दयोंग को दुकान की कमाई का 10% हिस्सा देना अनिवार्य था। वू दायोंग ने मुस्कुराते हुए गोलियां स्वीकार की और कहा, जूनियर ब्रदर वांग की रसायन विद्या की कला वाकई अद्भुत है। पहले यहाँ के रसायन शास्त्रियों की सफलता दर आमतौर पर केवल 30% ही होती थी। इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए सीनियर ब्रदर वू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास अभी भी 2 पौष्टिक तत्व की गोलियां हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। वांग होंग जानता था कि वू दायोंग उसे याद दिला रहा है। 30% सफलता दर भी स्वीकार्य थी और इससे उसे 10% अतिरिक्त गोलियां रोकने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि वह ज्यादा कुछ छिपाना नहीं चाहता था। पहली बात तो ये कि उसके पास उन कुछ गोलियों की कमी नहीं थी और दूसरी बात ये कि वह दवाइयों के नुस्खे को परिष्कृत करने के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। भविष्य में अधिक लोग दवाइयों के नुस्खे के लिए उससे संपर्क कर सकते थे। इस तरह उसे दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल सकती थी जो उसके पास वर्तमान में नहीं थी और यही उसका असली लक्ष्य था। हालांकि वू दयोंग ने याद दिलाया, वांग होंग ने आभार व्यक्त किया। वू दयोंग ने खुशी खुशी 2 पौष्टिक सार की गोलियां स्वीकार कर ली, क्योंकि पिछली 5 गोलियां संप्रदाय की थीं और ये 2 गोलियां उनकी निजी संपत्ति थीं। छोटे भाई वांग, अगर कोई अत्यावश्यक काम न हो तो बाहर न निकलना ही बेहतर है। इन दिनों एकांत में रहकर रसायन विद्या पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको अभी जानकारी न हो। गोलियां रखने के बाद वू दयोंग ने याद दिलाया। अरे, क्या हो रहा है? वांग होंग ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। कहा जाता है कि कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों को कुछ समय पहले जिनान शहर जाते समय एक रहस्यमय शक्ति ने रोक लिया था। उन्हें जबरन दास्ता का रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। फाउंडेशन बिल्डिंग का साधक काफी सक्षम था और उसने कई हमलावरों को मार गिराया और घटना की सूचना देने के लिए जिनान शहर लौट आया। जिनान शहर के उच्च अधिकारियों ने जांच की और पाया कि यह कोई अलग थलग मामला नहीं है। पूरा शहर उन साधकों की जांच कर रहा है जिन्होंने दास्ता के रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होंगे। यदि किसी को ऐसा अनुबंध करते हुए पाया जाता है तो उन्हें अपने स्वामी की पहचान बतानी होगी, अन्यथा उन्हें संदिग्ध माना जाएगा। ये सुनकर वांग होंग को लगा कि यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मामले ने पहले ही काफी हलचल मचा दी थी। स्वाद देने के लिए सीनियर ब्रदर वो आपका। इन दिनों मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं बाहर जाकर कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। वू दायोंग को विदाई देने के बाद वांग होंग अपने निजी आंगन में लौट आए। नई प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्हें यह आभास हुआ कि यह मामला सामान्य से कहीं अधिक गंभीर था। वांग होंग को यह आभास हुआ कि यह रहस्यमय शक्ति विशेष रूप से उसे या किंगजू संप्रदाय को निशाना नहीं बना रही थी, बल्कि जिनान शहर की सभी प्रमुख शक्तियों को निशाना बना रही थी। जिनान शहर में पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस शक्ति द्वारा उन्हें चुनौती देने का साहस देखकर वह संशय में पड़ गया। इस समय उसे तीव्र बेचैनी का अनुभव हो रहा था। यद्यपि वह एक रसायनज्ञ था और आमतौर पर प्रत्यक्ष युद्ध से मुक्त रहता था, फिर भी वह दूसरों की बजाय स्वयं पर निर्भर रहने में विश्वास रखता था। फिलहाल अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के उसके साधन सीमित थे। उनकी युद्ध क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को कई प्रमुख पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले उनकी साधना के स्तर में उन्नति का मुद्दा था। वर्षों तक लगन से गोलियां खाने के बावजूद उनके दांतियान का सागर विशाल था, जिससे नींव निर्माण के दूसरे स्तर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। कुछ दिन पहले उसने देखा कि झांग चुनफेंग फाउंडेशन बिल्डिंग द्वितीय स्तर पर पहुंच चुका है और उसने सुना कि बड़े भाई ने भी यही उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि उसकी कुल और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति कहीं अधिक है, फिर भी वह अपने स्तर पर स्थिर नहीं रह सकता था, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों का जीवनकाल केवल 200 वर्ष होता है। दूसरा पहलू शरीर को परिष्कृत करना था। 150,000 जिनकी शक्ति होने के बावजूद आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कमी के कारण शरीर को मजबूत करने वाली अजेय स्वर्ण शरीर तकनीक में प्रगति धीमी थी। ये प्रथम स्तर के शुरुआती चरण में ही अटकी रही। हालांकि उन्होंने औषधीय सूत्रों पर शोध किया, इस उम्मीद में कि वे 9 पत्ती वाली सुनहरी धागे वाली घास या एसेंस कोरपिल जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करके खेती की तकनीक को अपना सकेंगे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। तीसरा पहलू उसके स्पिरिट बीस्ट्स थे। फिलहाल उसके पास केवल पॉइजनस बीज और लिटिल पेंग थे।
हालांकि लिटिल पेंग अभी तक लड़ाइयों में ज्यादा मददगार नहीं था। पॉइजनस बीज फायदेमंद तो थे, लेकिन उनकी स्थानिक क्षमता बढ़ाने की क्षमता अल्पकालिक ही थी। चौथा पहलू उनकी विष संबंधी कुशलता थी, जिससे उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली थी, लेकिन जब तक उन्हें अन्य शक्तिशाली विषैली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक प्रगति धीमी रहेगी। अंत में आध्यात्मिक हथियार जैसी वस्तुएं थीं। हाल ही में प्राप्त किया गया बड़ा काला गदा उपयोगी था, लेकिन ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर करता था। इन पहलुओं पर विचार करते हुए वांग होंग ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले काफी देर तक सोचा। वह सबसे पहले लगाए गए नीले रंग के आध्यात्मिक आड़ू के पेड़ के पास पहुंचा। अब पेड़ 7 से 8 फीट ऊंचा था, जिस पर दर्जनों नन्हे मुन्ने आड़ू लगे हुए थे। 2 आड़ू, जो एक वयस्क की मुट्ठी से भी बड़े थे, शाखाओं के बीचों बीच लटके हुए थे। हालांकि ये पूरी तरह से पके नहीं थे, फिर भी वांग होंग ने अपनी ताकत बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पहले खाने का फैसला किया। अगली खेप को पकने के लिए वह छोड़ सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने दोनों आड़ू तोड़े और उन्हें अंतरिक्ष से बाहर ले आया। आड़ुओं को हाथ में पकड़े हुए वांग होंग ने उन्हें परखा, सूंघा और फिर निर्णायक रूप से एक आड़ू को काटकर खा लिया। कुरकुरा, हालांकि इसमें अभी भी थोड़ी कच्ची महक थी, लेकिन कड़वाहट गायब हो चुकी थी, जिससे संकेत मिलता था कि यह पकने के करीब था। पूरी तरह से पका न होने के बावजूद इसका स्वाद सफेद क्रिस्टल फल से कहीं बेहतर था। केवल 2 आड़ू उपलब्ध होने के कारण उसने एक खा लिया। जैसे ही उसने इसका सेवन किया, आड़ू से निकलने वाली शानदार ऊर्जा शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गई, जो उसके दांतियान के सागर में प्रवाहित होकर उसकी साधना को बढ़ा रही थी। यदि उसके दांतियान का सागर सामान्य आकार का होता, तो अकेले इस हरे आध्यात्मिक आड़ू से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति ही उसे नींव निर्माण के प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर तक ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि वह सफलता के बहुत करीब पहुंच गया था। बिना किसी झिझक के उसने जल्दी से दूसरा आड़ू भी खा लिया। इस बार उनके दांतियान सागर में आध्यात्मिक शक्ति के संचार ने अंततः उन्हें नींव भवन के द्वितीय स्तर तक पहुंचा दिया। साथ ही जैसे ही वह दूसरे स्तर पर पहुंचा, उसके दांतियान का समुद्र 2 फीट तक फैल गया, जो शुरू में 6 फीट था, बढ़कर 8 फीट हो गया। आमतौर पर जब फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक विभिन्न स्तरों पर उन्नति करते थे, तो उनके दांतियान का सागर उसी अनुपात में बढ़ता जाता था, आमतौर पर एक बार में 1 फुट। फाउंडेशन बिल्डिंग की पूर्णता प्राप्त करते करते इसका आकार लगभग 10 फुट हो जाता था। वांग होंग का शुरुआती 6 फुट का कद अब 2 फुट और बढ़ गया है, जिससे आगे बढ़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। आध्यात्मिक शक्ति के अचानक अत्यधिक प्रवाह के कारण उनकी मूल रूप से शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक अशुद्ध हो गई। भविष्य में इसे धीरे धीरे परिष्कृत और शुद्ध करने की आवश्यकता होगी। अपनी नवप्राप्त अवस्था को स्थिर करने के बाद उन्होंने कई दिनों तक एकांतवास किया। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना का स्तर वापस फाउंडेशन बिल्डिंग के प्रथम स्तर तक छुपा लिया। बाहर निकलने पर वह ताजी हवा लेने के लिए थोड़ी देर टहलने निकला। जिनान शहर में इस दौरान उसे पता चला कि कई साधकों को, जिन्हें जबरन-दास्ता के रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, पकड़ लिया गया है। जो कुछ उसने समझा, उससे पता चला कि उनके अनुभव वांग होंग के अनुभवों से मिलते जुलते थे। बाहर गुलामी के रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने पर उनमें वांग होंग जैसी ताकत नहीं थी और उनके पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मामला फिलहाल यहीं समाप्त होता है। अपने एकांत निवास पर लौटकर वांग होंग ने अपनी रासायनिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। इस बार उन्होंने एसेंस कोरपिल्स का निर्माण किया। झांग चुनफेंग से प्राप्त असंख्य राक्षसी जानवरों के शवों को उसने राक्षस शिकार वृक्ष को खिला दिया, जिससे वे सुनहरे राक्षस शिकार वृक्ष के बीजों में परिवर्तित हो गए। 9 पत्ती वाले सुनहरे धागे के घास के साथ मिलाने पर उनसे सारकोर गोलियां तैयार की जा सकती थीं, जिनमें से प्रत्येक गोली 100 जिन शक्ति बढ़ाती थी। 300 एसेंस कोर गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री के साथ उनकी वर्तमान सफलता दर को देखते हुए वह 1000 से अधिक एसेंस कोर गोलियां बना सकते हैं। जिनान शहर में राक्षसी जानवरों के शव प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन 9 पत्ती वाले सुनहरे धागे वाली घास की उसकी आपूर्ति थोड़ी कम थी। उन्होंने इस अवसर को दानव निवारक वृक्ष के और अधिक बीज एकत्र करने के मौके के रूप में देखा, ये समझते हुए कि ऐसे अवसर शायद दोबारा न मिलें। कुछ देर विचार करने के बाद वह अपने निवास से निकलकर एक सराय में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर वह झुर्रियों वाली त्वचा वाले एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया और धुंधलेपन का मुखौटा पहनने से पहले उसने अपनी त्वचा को और भी गहरा कर लिया, जिससे वह एक अधेड़ उम्र के साधक के रूप में दिखाई देने लगा। सराय से बाहर निकलकर वह लापरवाही से चारों प्रमुख जिलों में घूमने लगा। 2 दिनों की खोजबीन के बाद उसने आखिरकार एक लक्ष्य का चयन किया और एक मध्यम आकार के जनरल स्टोर की ओर चल पड़ा। पिछले 2 दिनों में उन्होंने जिन लक्ष्यों की पहचान की थी, उनमें से यह एक था। दीर्घकालिक साझेदारी के लिए उन्हें ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता थी जिनमें कुछ क्षमता हो, लेकिन वे अत्यधिक दबंग न हो। जो लोग बहुत कमजोर होंगे, उन्हें अपनी रक्षा करने में संघर्ष करना पड़ेगा, जबकि किसी बहुत मजबूत व्यक्ति से निपटने से लेन देन की मात्रा बढ़ने पर उसके द्वारा निगल लिए जाने का खतरा हो सकता है। दुकान में प्रवेश करते ही एक क्लर्क उसके पास आया। क्लर्क के बोलने का इंतजार किए बिना वांग होंग ने सीधे सीधे कहा, मैं आपके दुकानदार या आपके ईस्ट मास्टर को ढूंढ रहा हूं। हमारे ईस्ट मास्टर फिलहाल बाहर हैं। कृपया चाय पीजिए, आदरणीय वरिष्ठ। मैं दुकानदार को बुला लाता हूं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, क्लर्क ने जवाब दिया। क्लर्क ने वांग होंग को एक एकांत कमरे में बिठाया, चाय पिलाई और फिर चला गया। पहले की जांच पड़ताल के आधार पर वांग होंग को पता था कि दुकान का मालिक फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण का साधक था, जो शायद ही कभी दुकान का कामकाज संभालता था। उसने दैनिक कार्यों को संभालने के लिए ची साधना के अंतिम चरण के साधक को दुकानदार के रूप में नियुक्त किया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वांग होंग ने अभी अपनी चाय का कप भी खत्म नहीं किया था कि तभी वह व्यक्ति एक बूढ़े आदमी को कमरे में ले आया।
जूनियर हु जिन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वरिष्ठ के पास मेरे लिए क्या निर्देश हैं? बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश करते ही पहले झुककर आदरपूर्वक पूछा। मैं आपके साथ मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं, वांग होंग ने चाय की एक घूंट लेने के बाद सहजता से कहा। ओह, जब तक ये जूनियर की क्षमताओं के भीतर है, मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ, हु जिन ने सावधानी से जवाब दिया। कौन जानता था कि फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर किस तरह का छोटा व्यवसाय प्रस्तावित करेगा। यह आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ राक्षसी जीवों के शव खरीदने में मदद करें। मैं इसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हूं, वांग होंग ने समझाया। हालांकि उसने दूसरे के चेहरे पर आश्चर्य या खुशी का कोई संकेत नहीं देखा, बस एक ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दशक से भी अधिक समय पहले कुछ बागी साधकों ने इसी तरह का कारनामा किया था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या राक्षसी जीवों से प्राप्त सामग्री की तलाश में सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में भटकते हुए उन्हें केवल मुसीबतें ही मिली और उन्होंने जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने का फैसला किया। अवसरों को हाथ से न जाने देने के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने राक्षसी जीवों के शवों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया। जिनान शहर लौटकर उन्होंने कई दुकानों का दौरा किया और दावा किया कि उन्हें राक्षसी जीवों के शवों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की और उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए सहमति जताई। अगले दिन उन्होंने राक्षसी जानवरों के शवों को लेकर लोगों को उन दुकानों में बिक्री के लिए भेजा और स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी कीमत मिली। हालांकि दुकानों द्वारा शवों को खरीदने के बाद वे उस साधक का व्यर्थ ही इंतजार करते रहे जिसने उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने का वादा किया था। ये घटना जिनान शहर के गपशप करने वाले समूहों में एक चर्चित विषय बन गई। दुकानदार को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था और जब वांग होंग ने बोलना समाप्त किया तो उसे लगा कि इस तरह की पुरानी चाल अभी भी चलन में है। अगर दूसरा पक्ष नींव निर्माण का विशेषज्ञ नहीं होता तो वह उसे पहले ही बाहर निकाल चुका होता। महोदय, हमारी छोटी सी दुकान बहुत कम मुनाफे पर चलती है और स्पिरिट स्टोन आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये व्यवसाय हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। कृपया किसी और को ढूंढ लें, हु जिन ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इससे वांग होंग और भी हैरान हो गया। वह अच्छा प्रस्ताव दे रहा था तो वे इसे ठुकरा क्यों रहे थे। खैर, अगर वे नहीं चाहते थे तो वह उन्हें मजबूर नहीं करेगा। जिनान शहर में इतनी सारी दुकानें हैं तो एक बार मना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां से निकलने के बाद वांग होंग ने कई अन्य दुकानों से संपर्क किया, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन सभी ने राक्षसी जानवरों के शवों को खरीदने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। असमंजस और हताशा से भरा हुआ उसे लगा कि भविष्य में उसे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। एज्योर वॉर्ड सिटी में ऐसे मामूली मामलों में उसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। अपने अधीनस्थों को एक साधारण आदेश देना ही पर्याप्त होगा। दुर्भाग्यवश अब उनमें वह शक्ति नहीं थी। एज्योर वॉर्ड सिटी अपेक्षाकृत सुरक्षित थी और खुले में एक या दो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर की मौजूदगी से व्यवस्था बनी रहती। जिनान शहर अलग था। यह एक अराजक जगह थी जहां अक्सर संघर्ष होते रहते थे। अपर्याप्त शक्ति के साथ जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होता। फिलहाल उनके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के केवल दो साधक थे, लियू चांगशिंग और हे युआन, और उन्हें मा ब्रदर्स के फाउंडेशन बिल्डिंग की सफलता के बारे में अनिश्चितता थी। इस दिशा में विस्तार करने के लिए कम से कम उसे अपने अधीनस्थों के बीच फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स की संख्या में और वृद्धि करने की आवश्यकता थी। लेकिन फिलहाल उसे सहयोग के लिए इन दुकानों से संपर्क करना पड़ा। उसके पास खुद राक्षसी जीवों के शव इकट्ठा करने का समय नहीं था। उनका हमेशा से यह मानना था कि जिन मामलों का समाधान स्पिरिट स्टोन से हो सकता है उनका समाधान स्पिरिट स्टोन से ही किया जाना चाहिए। इसलिए वांग होंग वापस उसी पहली दुकान पर लौट आया जहां वह गया था। इस दुकान के दुकानदार हु जिन ने अभी अभी वांग होंग को विदा किया था और अब देखते ही देखते वह वापस आ गया। हु जिन हैरान रह गया। क्या आजकल के धोखेबाज इतने ही जिद्दी होते हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक को नाराज करने में असमर्थ होने के कारण हु जिन अनिच्छा से वांग होंग को एक निजी कमरे में ले गया। वरिष्ठ, हमारी छोटी सी दुकान को हाल ही में स्पिरिट स्टोन के वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय वास्तव में सहयोग नहीं कर सकते। वांग होंग को देखते ही हु जिन ने सीधे शिकायत की। मुझे सच बताओ, मेरे साथ सहयोग करने में तुम्हारी अनिच्छा के पीछे क्या कारण है? वांग होंग ने अब नींव मजबूत करने वाले दबाव के साथ मांग की। वांग होंग को सचमुच क्रोधित देखकर हु जिन, भले ही उसके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य स्तरीय साधक का समर्थन था, जानता था कि अगर वांग होंग ने क्रोध में आकर उसे मार डाला तो बाद में कोई बदला या मुआवजा नहीं मिलेगा। उसे वांग होंग को गंभीरतापूर्वक स्थिति समझानी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि उसे हमेशा से एक धोखेबाज समझा जाता रहा था। मैं यहाँ जमा राशि का एक हिस्सा अग्रिम भुगतान कर सकता हूँ। क्या इससे आपको तसल्ली होगी? वांग होंग, जो ये साबित करने में असमर्थ था कि वह धोखेबाज नहीं है, ने दूसरे पक्ष के संदेह को दूर करने के लिए आंशिक भुगतान करने का फैसला किया। वांग होंग ने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया बल्कि अग्रिम भुगतान करने को भी तैयार था। ये देखकर हु जिन आश्चर्यचकित रह गया और उसका भ्रम और भी गहरा हो गया। क्या ये धोखाधड़ी का कोई नया तरीका था? फिर भी वांग होंग इतनी दूर तक आ चुका था और हु जिन उसे नाराज किए बिना मना नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, हु जिन ने बार बार सिर हिलाया। उसने इन अग्रिम भुगतानों से राक्षसी जानवरों के शव खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था और एक भी अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन नहीं लेगा। ये रहे 5000 स्पिरिट स्टोन। मैं 1 महीने बाद राक्षसी जानवरों के शव लेने वापस आऊंगा। वांग होंग ने 5000 स्पिरिट स्टोन रखे और फिर चला गया। 1 महीने बाद वांग होंग उसी दुकान में उसी गुप्त कमरे में वापस लौटी। हु जिन ने कई भंडारण थैले वांग होंग को सौंप दिए, जिन्होंने दिव्य चेतना से उनका अवलोकन करने के बाद भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बस इतना ही है?
उसने 5000 स्पिरिट स्टोन जमा के रूप में छोड़े थे और इन राक्षसी जानवरों के शवों की कीमत 500 भी नहीं थी। वरिष्ठ महोदय, कृपया परेशान न हों। 1 महीने में हमें बस इतना ही मिला है, कुल मिलाकर 260 स्पिरिट स्टोन। हु जिन को भी थोड़ा अपराध बोध हुआ क्योंकि उसने वांग होंग के लिए सक्रिय रूप से राक्षसी जानवरों के शव एकत्र नहीं किए थे। दुकान के प्रवेश द्वार पर उनकी खरीद का विज्ञापन करने वाला कोई बोर्ड भी नहीं था। वांग होंग हताश था। एज्योर वॉर्ड सिटी कई राक्षसी जानवरों के शव खरीद सकती थी और पास में ही मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र होने के कारण वे सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते थे। अगर झांग चुनफेंग एक बार पहाड़ों में प्रवेश कर लेता तो वह कई राक्षसी जानवरों के शव इकट्ठा कर सकता था। वांग होंग ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि भरोसेमंद अधीनस्थ मिलना मुश्किल है। यही सौदा है। भविष्य में आप जितने भी राक्षसी जीव के शव खरीदेंगे, मैं आपको उसके बदले में 2/10वां हिस्सा दूसरे दर्जे की पौष्टिक सार की गोलियां देने को तैयार हूं। चून की दूसरी पार्टी ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, इसलिए वांग होंग के पास उन्हें लाभ देकर लुभाने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण नरिशिंग एसेंस पिल्स की कीमत में भी काफी वृद्धि हो गई थी। प्रत्येक गोली की कीमत अब 400 स्पिरिट स्टोन थी और इसे प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। इस बार हु जिन थोड़ा हैरान रह गया। पोषण देने वाली सार गोलियां दुर्लभ संसाधन थीं और आत्मा पत्थरों के साथ भी शायद वे प्राप्त न हो सकें। उसे दूसरे पक्ष के इरादों पर शक होने लगा, लेकिन चाहे वो नेक इरादे से हो या झूठ से, उसने इस बार और ज्यादा खरीदने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वांग होंग वाकई नरिशिंग एसेंस पिल्स को भुगतान के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा होगा। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा।